राघव तेजी से अपनी कार भगा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो बस आज भागना चाहता था, दूर, बहुत दूर। आज जो उसे पता चला था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी किस्मत पर हंसे या रोए, उसकी समझ से बाहर था। ऐसा कैसे हो सकता है, जिनके लिए, जिनके सहारे और जिन्हें अपना समझकर उसने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी, वो उसके अपने थे ही नहीं। वो माँ जो बचपन से उसे दुलार रही थी, वो एक मिनट, वो दुलारती ही कब थी। हमेशा तो बस काम ही करवाया था, जैसे वो कोई बैल हो। और बाप, वो तो हमेशा नशे में रहता, कभी जुए के तो कभी शराब के, इसलिए वो उससे दूर ही रहता। वो तो भला हो एनजीओ वालों का, जिनकी मदद से उसने जैसे तैसे 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद खुद ट्यूशन, मजदूरी के सहारे किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। कितने धक्के खाकर वो पुलिस इंस्पेक्टर बना, पर उन लोगों ने तो कभी उसकी सुध लेनी ही नहीं चाहिए। उनके पास पैसे पहुंच रहे थे, बस उसमें ही वो खुश थे। इसीलिए तो उठा लाए थे उसे सड़क से। और ये सोचकर ही जैसे उसके दिल पर तेज बिजली सी कौंधी, जैसे आज सब कुछ खत्म हो गया हो उसका। सारे रिश्ते नाते बेमानी लगने लगे, दुनिया झूठी लगने लगी। आह, क्यों, क्यों किया आखिर मेरे साथ ऐसा मजाक, क्यों? अचानक वो जोर से चीखा, इससे अच्छा तो मुझे सच का भी पता ही नहीं चलता। झूठे ही सही, कम से कम वो मेरे बाप तो थे, कुछ तो थे। उसने अपना सर स्टेयरिंग पर रख दिया। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उसकी गोद में गिर गया। देर रात का समय था, सड़क सुनसान थी। कुछ देर बाद उसे होश आया तो आंखें अपनी बाजू से पोंछकर उसने गाड़ी मोड़ ली, पर आंखें अब भी आंसुओं से धुंधली थीं, जिन्हें उसने आंखों में ही रोक लिया था। अचानक उसने ब्रेक लगाया। उसे लगा कि उसकी गाड़ी के सामने कोई आ गया। उसने झट से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला, पर गाड़ी के सामने कोई नहीं था। वो घूमकर देखने लगा और तभी उसे गाड़ी के पीछे से साया महसूस हुआ, साथ ही हाँफने की भी आवाज सुनी। उसने सतर्कता से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालनी चाहिए, पर वो नहीं थी। वो सतर्क होकर आगे बढ़ा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। सामने एक लड़की गाड़ी से चिपकी हुई थी और चेहरा हाथों से ढक रखा था। ए, कौन हो तुम, और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? राघव ने थोड़ा कड़क होकर पूछा। वो कुछ सामान्य हो चुका था। उस लड़की ने डरकर गाड़ी पर पकड़ और कस ली। उसके इस तरह से मटने से राघव समझ गया कि लड़की डरी हुई है। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ कौन हो तुम? इस बार राघव थोड़ा नरम लहजे में बोला। लड़की ने भी इस बार उसे मुंह उठाकर देख ही लिया। उसकी शक्ल देख करके राघव को रोकते रोकते भी हंसी आ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो बड़ी मासूमियत से अपनी नाक को सिकोड़कर अंदर के सैलाब को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके होठ भी बच्चे की तरह बिचके हुए थे। उसके हाथ में एक टूटी सी घड़ी और एक कपड़े की गुड़िया थी, जिसे उसने घुटनों में छुपाया हुआ था। वो देखने में 23-24 साल की थी, जिसने कैपरी और टी शर्ट पहनी हुई थी। कुछ पल के लिए राघव अपने दर्द और वर्तमान के हालातों को भूल ही गया, पर अगले ही पल कुछ आहटों ने दोनों का ध्यान खींचा, जिसको सुनकर राघव ने उस तरफ देखा, पर वो लड़की फिर डर से गाड़ी से चिपक गई, जैसे वो गाड़ी ही उसे बचा सकती है। वो 3 लोग थे जो लगभग भागते और इधर उधर देखते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। कहाँ गई? यहीं तो आई थी। ध्यान से देख, यहीं कहीं होगी वो पगलैट। उनमें से एक बोला। वो देख उधर। एक ने राघव की तरफ इशारा करते हुए कहा। 2 साल की पुलिस की नौकरी के अनुभव से राघव को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये लड़की डरी हुई क्यों है और ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं। राघव की गुस्से से मुट्ठियां भिज गईं। रोने की वजह से हुई लाल आंखें लिए वो उन्हें घूरने लगा। तब तक वो लोग भी पास आ गए थे। ओए सुन, किसी लड़की को देखा है क्या यहाँ? तीसरा बोल ही रहा था कि राघव का एक जोरदार मुक्का उसे लगा दिया। बाकी के दोनों तो मुंह फाड़े राघव को देख रहे थे, पर जैसे ही राघव उनकी ओर बढ़ा तो उन्हें होश आया और वो भी राघव को मारने के लिए बढ़े, पर राघव ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनसे भिड़ गया। राघव ताकतवर और फुर्तीला था। वो तीनों पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर उन तीनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया। उनमें से एक लड़की की तरफ बढ़ा, पर उससे पहले ही राघव ने उसे देख लिया और उन दोनों को पटक कर वो उसकी तरफ बढ़ा। दोनों मौका देखकर भागने लगे। तीसरा भी किसी तरह बच के निकला। राघव ने उनका पीछा किया, पर वो आगे निकल गए। वो गाड़ी से भी थोड़ा दूर आ चुके थे, पर राघव उनका पीछा करने का सोचकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। वो कुछ दूर गया ही था कि दशानन यादव, उनमें से एक चिल्लाया, और ये नाम सुन राघव के कदम ठिठक गए, मुट्ठियां कस गईं।
भिचे हुए जबड़े से उसने मुड़कर अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरा, जो अब किसी भी बैग पर बैठ चुके थे। दसानन यादव छोड़ेगा नहीं तुझे, आज तो बच निकली, पर कब तक बचेगी, बोलकर वो स्पीड से बैग चलाते हुए भागे। अंधेरे की वजह से राघव बैग का नंबर नहीं देख पाया। राघव भी जल्दी से लड़की की तरफ बढ़ा, पर वो वहां नहीं थी। सिट एक हाथ सर पर और दूसरा हाथ कमर पर रखे वो इधर उधर देखता हुआ बोला। राघव ने चारों तरफ उसे देखा तो उसकी नजर गाड़ी के पिछली सीट से झांकती लड़की पर पड़ी। वो उसके पास जाने के लिए बढ़ा, पर वो फिर दुबक गई। कुछ घंटों में जिंदगी क्या से क्या हो जाती है। आज राघव अपने साथ एक के बाद एक हुए हादसे से समझ गया था। आज ही उसे पता चला था कि जिस पहचान के साथ वो जी रहा है वो पहचान उसकी कभी थी ही नहीं। वो घर जाकर खूब तोड़ फोड़ करना चाहता था, खुद की किस्मत को कोसना चाहता था, पर शायद ये भी उसकी किस्मत में ही नहीं है। अब वो एक दूसरी मुसीबत में खुद को डाल रहा था, या ये मुसीबत खुद उसके गले आ पड़ी थी। राघव ने एक नजर उस लड़की पर डाली जो खिड़की से टेक लगाकर पिछली सीट पर सिमटी हुई सोई हुई थी। वो सिर हिलाकर दोबारा सामने देखने लगा। उसकी बगल से निकलती गाड़ी में गाना बज रहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राघव उन बाइक सवार बदमाशों का दोबारा पीछा करना चाहता था, पर लड़की को इतना डरा हुआ देखकर वो वापस घर जाने के लिए निकल गया। इस वक्त वो घर ही जा सकता था, उसे लेकर वो एक पुलिस वाला था, अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकता था। घर पहुंचकर राघव ने लड़की को हिलाकर जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागी। शायद भागने की थकान की वजह से वो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में थी। राघव में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो भी आराम करना चाहता था। हार कर राघव ने घर का दरवाजा खोलकर उसे गोद में उठाया और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वो जो गाड़ी में से जरा सी जगह में सिमटी सो रही थी, बिस्तर मिल जाने से सुकून से सो गई। राघव ने उसे चादर उड़ा दी और एक नजर उसे देखा। वो सोते वक्त और ज्यादा मासूम लग रही थी। कुंभकर्ण की बेटी। राघव बुदबुदाया और बाहर निकल गया। उसके जाते ही लड़की नींद में मुस्कुरा दी। राघव बाहर आकर दूसरे कमरे में सो गया। वो भी आज के दिन भर के बोझ से थक चुका था। अगले दिन राघव की नींद डोरबेल से खुली तो 9 बज चुके थे। वो हड़बड़ाकर उठा। राघव को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, पर फिर उसे जैसे कुछ याद आया और गहरी सांस लेकर वो सामान्य हो गया। दरवाजा खोला तो सामने घर में काम करने वाले काका खड़े थे। अरे साहब, आप तो शाम तक आने वाले थे ना, वो मैं थोड़ी हैरानी से बोली। राघव के दिमाग में कल का दिन एक बार फिर घूम गया। अरे रघु, आ अंदर आ, बाहर क्या खड़ा है। ये उसके बाबा कांतीलाल वर्मा की आवाज थी। ये रघु शब्द राघव की गाड़ी को देखकर निकले थे, वरना तो वो उसे हमेशा सड़क छापी बुलाते थे, जिसे वो ये सोचकर नजरअंदाज कर देता था कि वो पूरा दिन बाहर रहता है, इसीलिए वो इस नाम से उसे बुलाता था। उसने उनके पैर छुए और अंदर आ गया। अरे कौन? उसकी पत्नी आशा बोल ही रही थी कि उसे देखकर ठिठक गई। राघव ने उनके पैर छुए। आशा बोलना चाहती थी कि पैसे तो भेज दिए थे, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, पर उसके बोलने से पहले ही अरे ये नई गाड़ी में आया है, कांतीलाल ने चिल्लाकर उसे बताया, जैसे उसके मन के भाव समझ गए हों। वो भी एक नजर कांतीलाल को देखकर हैरानी से बाहर भागी और आश्चर्य से गाड़ी देखने लगी। कभी उसे छूकर देखती तो कभी मुंह पर हाथ रख लेती, और इसके बाद उसने वो किया जो राघव के लिए किसी सपने के जैसा था। उसने उसके गाल पर हाथ फेर कर मेरा लाल कहा और गले से लगा लिया। राघव को जैसे दुनिया मिल गई हो। वो हमेशा इस प्यार के लिए तरसा था। उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने भी अपनी माँ को गले से लगा लिया। मोहल्ले वाले उनको देखकर घुसर फुसर कर रहे थे। राघव के माँ बाप ने उसे कभी अपना बेटा माना ही नहीं था। वो बस उनके लिए पैसे की मशीन था। पैसा वो कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है, उन्हें उससे मतलब नहीं था। उन्हें तो हमेशा यही लगा राघव किसी गलत काम में लग गया है, तभी इतने सारे पैसे भेजता है। उनकी सोच वहीं तक सीमित थी, इसीलिए वो भी उससे दूर ही रहना चाहते थे। आज ही इतने सालों के बाद उनसे मिलने आया था। माँ, एक और खुशखबरी है। कुछ देर बाद वो सामान्य होने पर बोला। सिर्फ गाड़ी देखकर उसे इतना प्यार मिला, बाकी की खुशखबरी से तो न जाने क्या हो। अच्छा क्या? वो खुशी से बोली। आओ मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाने ले गया तो देखा उसके बाबा पहले ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी के अंदर के अंजर पंजर आंखें फाड़कर देख रहे थे। उन्हें देख करके वो मुस्कुरा दिया। आगे का दरवाजा खोलने पर उसे 2 तोहफे के डिब्बे दिखे जो वो उन दोनों के लिए लाया था। उसने उसे निकालकर आशा को सौंपा। पहले आप दोनों ये पहन कर आओ, फिर गाड़ी में घूमने चलेंगे। वो ने अपनी तरफ देखता पाकर बोला। सच? वो अविश्वास से बोली। माँ, वो मुस्कुरा दिया। दोनों पति पत्नी
खुशी से अंदर गए। इतना बड़ा घर ये तेरा है? आशा सदमे से मुंह पर हाथ रखकर बोली। कांतीलाल जी भी हैरानी से सब देख रहा था। ये आप दोनों का घर है। पुलिस ऑफिसर बन गया है आपका बेटा, वो खुशी से सब बता रहा था। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो फिर एक दूसरे की तरफ कुछ कह नहीं पाए। अब से आप यहीं रहेंगे, मैं भी कुछ दिनों में यहीं आ जाऊंगा। वो अब उनके साथ रहना चाहता था। हम दोनों ने हामी भरी। उनकी भी उम्र हो चली थी, अब उन्हें भी सहारे की जरूरत थी। और जब तक मैं नहीं आ जाता, शांति दादी आपका देखभाल करेंगी। वो एक तरफ खड़ी दुबली पतली औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला। जी भैया। शांति ने भी खुशी से हाँ कहा। राघव की जिंदगी का ये दिन सबसे ज्यादा खुशी से भरा था, पर ये सब दिन की बात थी। ये रात उसकी सबसे काली रात बनने वाली थी। देखा तुमने, मैं ना कहती थी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है ये, और तुम थे कि बेचने चले थे लड़के को। राघव उनके कमरे में पानी रखने आया था कि आशा की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया और उसके माथे पर बल पड़ गए। लड़के को बेचना? हाँ हाँ ठीक है, मुझे क्या पता था कि इतना काम आएगा ये। कांतीलाल की आवाज आई। तो क्या जब से मिला है तब से ही पैसे गिने हैं? तब से कैसे गिन लिए? 5 साल की उम्र से तो मजदूरी शुरू की थी। ये सुनते ही राघव को पसीना आने लगा, दिल की धड़कन बढ़ गई। वो बस दुआ करने लगा जो वो सोच रहा है वैसा कुछ भी ना हो। अच्छा, तुम्हारी दारू के पैसे क्या जादू से आते थे? मेरा तो सारा घर खर्च में चला जाता था, पर मैं जहाँ काम करती थी ना, वो औरत इसके साथ खेलने के पैसे देती थी मुझे। खेलने के पैसे? कांतीलाल आंखें छोटी करते हुए बोला। हाँ, पता नहीं क्या करती थी, कपड़े उतारती थी इसके और फिर पहना देती थी। मुझे क्या था, काम करते वक्त इससे जान छूटती थी, साथ में पैसे भी मिल जाते थे। और क्या, पगली थी क्या? पता नहीं, लगती तो नहीं थी। बस इस बात के अलावा। और ये था भी तो कितना सुंदर, और फिर मजदूरी में भी तो कितना पैसा कमा कर दिया है हम। और आज देखो पुलिस ऑफिसर बन गया। मुझे तो विश्वास नहीं होता, जिसे हम सड़क से उठाकर लाए वो इतना काम का निकलेगा, वरना पड़े होते बिना औलाद के कहीं पर। तुम नहीं लाए अम्मा? और इससे आगे राघव की सुनने की शक्ति ही खत्म हो गई। वो किसी हारे हुए सिपाही की तरह चला आया वहां से। साहब, काका दोबारा बोले। आहा, वो जैसे होश में आया, काम खत्म हो गया था तो रात ही लौट आया। काका 1.5 साल से उसके यहाँ काम कर रहे थे और राघव को वो अपने बेटे जैसा मानते थे, क्योंकि उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे, पर अपना ओहदा नहीं भूलते थे। राघव ने मुश्किल घड़ी में उन्हें सहारा दिया था। राघव भी उनकी इज्जत करता था। आज उसके आने का पता था, इसलिए सफाई के लिए आ गए थे। ठीक है, आप नहा धो लीजिए, मैं नाश्ता बना। वो कह ही रहे थे कि कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई। काका ने हैरानी से कमरे की तरफ देखा और फिर राघव की तरफ। राघव ने भी कमरे की तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो कमरे की तरफ भागा। इस मुसीबत को कैसे भूल गया मैं? राघव दरवाजे पर आकर रुक गया। कुछ समय तो उसे हालात को समझने में ही लग गए। कमरे में वो लड़की बिस्तर के कोने में अपने चारों तरफ चादर लपेटकर गठरी सी बनी हुई थी और कांप रही थी। राघव धीरे से उसके पास पहुंचा। हे, आर यू ओके? उसने जल्दी से पूछा। इंटरव्यू ले रहा है उसका? नहीं, डफर। उसने खुद के ही सर पर चपत लगाई। हे, तुम ठीक हो? क्या हुआ, चीखी क्यों थी तुम? उसने फिर गहरी सांस लेकर धीरे से पूछा। बदले में लड़की ने अपने एक हाथ को उठाकर दीवार की तरफ इशारा किया। छी, छिपकली, वो उसी तरह कांपते हुए बोली। राघव ने अपना सर पीट लिया। किसी तरह झाड़ू से उसने उसे भगाया। रिलैक्स नाउ, भगा दिया उसे। वो उठकर भी इधर उधर देख रही थी। काका दरवाजे पर खड़े होकर दोनों का मुंह देख रहे थे। राघव ने उन्हें देखा। आह, अब आप कुछ गलत मत समझना। उनके कुछ बोलने से पहले ही राघव बोला और कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। वो कई बार राघव को शादी करने को बोल चुके थे, पर राघव हमेशा यही कहता कि वो अपने माँ बाबा की ही मर्जी से शादी करेगा। पर इस तरह किसी लड़की का घर में होना उन्हें आश्चर्य में डाल रहा था। उनके जाने के बाद राघव ने अपनी अलमारी से अपना ट्रैक सूट निकाल कर दिया। तुम ब्रश करके नहा लो, ओके? ये तो बहुत बड़े हैं। वो फिर मुंह बिचकाकर बोली। जो हैं सो यही हैं, समझी? फैशन शो में नहीं जाना है तुम्हें? वो थोड़ा चिढ़कर तेज आवाज से बोला। वो फिर से अपना रोने वाला मुंह बनाने लगी, पर इससे पहले उसका रोने का कार्यक्रम शुरू होता। अच्छा ठीक है, अभी तुम ये पहन लो, बाद में दूसरे अच्छे और नए वाले कपड़े ला दूंगा। राघव जल्दी से नरमी से उसे बहलाता हुआ बोला। दिमाग की बत्ती गुल है और उनके अलग ही नखरे हैं, पक्का? उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, राघव के बोलते ही वो बाथरूम की तरफ मुड़ गई।
अच्छा रुको, मैं बाथरूम चेक कर लूं, कहीं वहां से भी डायनासोर का बच्चा ना निकल आए। वो चिढ़ा हुआ बोला। वो कमरे से निकलकर काका के पास गया, जो किचन के दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे, और उसके मिलने की सारी बात उन्हें बता दी। काका को उस पर दया आ गई। बेचारी दिखने में तो इतनी प्यारी है, पर दिमाग बच्चों वाला रह गया। वो उसके लिए भी नाश्ता बनाने लगे। राघव नहाकर कमरे से बाहर निकला तो सामने देखकर उसकी हंसी छूट गई। वो लड़की भी अपने कमरे से बाहर निकली थी, पर उसको राघव के कपड़े जरूरत से ज्यादा बड़े आ रहे थे। बाल भी गीले थे, जो बेतरतीबी से फैले हुए थे। उसके एक हाथ की बाजू से उसकी गुड़िया झांक रही थी, जिसे वो रात से ही खुद से सटाए हुए थी। वो इस वक्त किसी एलियन जैसी दिख रही थी। राघव अपनी नाक पर उंगली से खुजाने का नाटक करते हुए इधर उधर देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा, ताकि उसे बुरा ना लगे। पर वो समझ गई। उसने एक तरफ के होठ टेढ़े किए। मैंने तो पहले ही कहा था। और मुंह फुलाकर कुर्सी पर बैठ गई। राघव भी अपनी हंसी को मुस्कान में बदलकर उसकी बगल में बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी बाजू मोड़ने लगा। राघव को उस पर तरस आता था। वो उसे देखकर अपना दर्द भूल जाता था। कम से कम मेरा दिमाग तो ठीक है, पहले जो था सो था, अब तो अपने पैरों पर खड़ा हूँ। पर ये तो। उसने एक गहरी सांस खींची। लड़की इसके इस तरह हाथ पकड़ने से थोड़ी असहज हुई, पर राघव अपने काम को गंभीरता से करने में मगन था। उसे देखकर लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने छुपा लिया। नाम क्या है तुम्हारा? राघव ने पूछा। उसने उसके हाथ और पैर की बाजू मोड़ दी थी और सीधा बैठ गया था। लड़की जो अपनी गुड़िया से खिलवाड़ कर रही थी, उसने भी उसकी तरफ देखा कि उसकी आंखें सीधा राघव की आंखों से टकरा गईं। वेदी उसके मुंह से जैसे फिसल गया। उसने अपना सर झुका लिया। इतने में काका नाश्ता लेकर आ गए। हम बेदी। राघव अपनी प्लेट पर झुकता हुआ बुदबुदाया। बेदी अब असहज हो गई थी, जैसे उसने अपना नाम बताकर गलती की हो। घबराहट में उसके हाथ से खाना बार बार गिर रहा था। खाना भी नहीं आता। राघव ने अफसोस से सिर हिलाया और टिश्यू पेपर से उसके मुंह के आसपास लगे खाने को साफ किया और अपने हाथों से निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। बेदी भी टुकुर टुकुर उसे देखती ही रह गई। खाओ, वो लगभग आदेश देता हुआ बोला। राघव को ये सब करना अच्छा लग रहा था। बेदी को देख करके उसे अपना बचपन याद आ रहा था, जो वो कभी जी नहीं पाया। वो भी तो ऐसा ही होगा ना, मासूम सा। अरे तुम फिर आंसू टपकाने लगी। खाते खाते बेदी रोने लगी। राघव ने झुंझलाहट और हैरानी से उसे टोका। इतना कौन रोता है यार? उसकी बात सुनकर वो हाथों को आंखों पर रखकर और जोर से रोने लगी। काका भी कमरे की सफाई छोड़कर उनके पास आ गए। क्या हुआ बिटिया, ऐसे क्यों रो रही हो? काका ने भी पूछा। दीदी की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी ना, पर उन डेमिन अंकल ने मार दिया उन्हें, मेरे सामने। वो जोर से हिचकियां लेती हुई बोली। राघव और काका दोनों का ही उसका रोना और कहना दिल को चीर गया। राघव ने बिना देर किए उसे गले से लगा लिया। अपने जबड़े कसे वो उसके सिर को सहलाता रहा। वो समझ गया था कि बेदी किसकी बात कर रही है। दसानन यादव। आंखें बंद कर वो मन में बुदबुदाया। वो मुझे भी मार देंगे। वो उसके गले लगे ही बोली। कुछ नहीं होगा तुम्हें, उस डेमोन को तो मैं। वो दांत पीसता हुआ कड़वाहट से बोला। उसे उससे और कुछ पूछना इस वक्त ठीक नहीं लगा। चलो अब खाना खा लो। हम। बेदी कुछ संभली तो वो अलग होता हुआ प्यार से बोला और उसे फिर से खाना खिलाने लगा। वो भी चुपचाप खाने लगी। काका भी अपना काम करने लगे। खाना खाकर राघव बैठा तो फोन रिंग हुआ। शांति का फोन था। हेलो भैया, कहाँ हैं आप? वो बिना किसी को बताए आ गया था। जाहिर था वो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे। मैं घर आ गया, कुछ जरूरी काम आ गया था, तो इसीलिए आप उन लोगों के पास ही रहना। मैं अभी कह नहीं सकता वहाँ कब आऊँगा। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उन्होंने जो भी किया, पर कभी उसे रातों को रहने के लिए छत दी थी, वो ये एहसान कभी भूल नहीं सकता था। शांति ने भी हामी भरी। शांति उसके संघर्षों के दिनों में उसे मिली थी। उसकी नौकरी वो जानती थी। वो अब तक अकेली ही रहती थी। उसके पति ने उसे बच्चे न होने की वजह से छोड़ दिया था। यहाँ उसे पैसा और साथ रहने को लोग दोनों मिल गए थे। बेदी खाना खाकर पूरे घर में घूम घूम कर कभी काका की मदद करती तो कभी कहीं खेलने में लग जाती। काका उससे ना करने को कहते तो वो आंखों को बड़ी करके और एक हाथ कमर पर रखकर बड़े रहस्यमयी तरीके से कहती, काका दिखाई नहीं दे रहा आपको? बेदी अपना काम कर रही है ना? काका उसकी हरकत पर मुस्कुराकर चुप हो जाते। वो फिर अपने काम में लग जाती। राघव भी आज छुट्टी पर था
और साथ ही फोन आने के बाद वो उन बातों में फिर उलझना नहीं चाहता था। इसीलिए वो कभी बुक तो कभी अपने केस की फाइल पढ़ने बैठ जाता। फिर भी उसे आशा और कांतीलाल के शब्द रह रहकर याद आ ही जाते, जिसे सिर झटक कर वो फिर पढ़ने में लग जाता। वो कभी कभी बेदी को भी इधर से उधर करता देख लेता और सिर हिलाकर वापस अपने काम में लग जाता। कोई कहेगा सुबह इतनी बुरी तरह से रोई थी ये। वो उससे उसके बारे में और पूछना चाहता था, पर उसे चहकते हुए देखकर रुक गया। दशानन यादव, इसे किसी ने देखा नहीं था, ये एक जगह रहता भी नहीं था। जब तक इसके कहीं होने की खबर मिलती, ये उससे पहले ही फरार हो जाता। वो एक इलाके तक में नहीं रहता था। अब इसका आतंक राघव के थाना इलाके में बढ़ रहा था। इसका ड्रग्स का कारोबार बहुत बढ़ गया था। उसे सिर्फ पैसे कमाने का जुनून सवार था। इसके खास कुछ आदमी थे जो इसका सारा गैर कानूनी काम संभालते थे, पर मास्टरमाइंड यही होता था। सब बस इसके इशारे पर नाचते थे। ये लोग बहुत बारीकी से अपना काम करते थे। जो चीजें नॉर्मल लगती थीं, वो भी इनके ड्रग्स शराब की सप्लाई के काम आता था। दशानन इनके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधता था। इनके बारे में इतना भी पता नहीं चलता। अगर राघव एक एम्बुलेंस को शक की बिना पर ना पकड़ता, उसमें मरीज की जगह ड्रग्स का पुतला रखा गया था। दवाई के डिब्बे में भी ड्रग्स ही थे। साथ में एक औरत को बैठा दिया गया था जिसे सिर्फ रोने की एक्टिंग करनी थी। वो निकल जाते, पर राघव की नजर उस पुतले के हाथ पर पड़ गई और उसे शक हुआ। औरत को ज्यादा नहीं पता था। उसने अपने बयान में कहा था कि वह अपने बेटे को सुबह स्कूल छोड़कर आई तो उसे किसी अनजान नंबर से फोन आया था कि उसके सामने जो एम्बुलेंस है उसे उसमें बैठकर रोने की एक्टिंग करनी है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेटे की लाश मिलेगी। फोन पर उसके बेटे के रोने की आवाज थी। उससे पूछा गया कि उसने स्कूल में फोन करके क्यों नहीं पूछा अपने बेटे के बारे में, जिस पर उसने कहा वो एक माँ थी। अपने बेटे के रोने की आवाज सुनकर ही उसके होश उड़ गए थे। अपने बेटे और उस फोन कॉल के अलावा उसके दिमाग में कोई बात आ ही नहीं रही थी। इसीलिए उन्होंने जैसा कहा वैसा उसने कर दिया। उसके फोन की कॉल हिस्ट्री भी चेक की गई तो एक अनजान नंबर का कॉल करने पर नंबर बंद था। वो बस अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रही थी। जल्द ही स्कूल जाकर पता किया गया, पर उसका बेटा स्कूल में सुरक्षित था। पर जब ड्राइवर से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो उनका एक खास आदमी निकला। उसने सब बता दिया। औरत के बेटे के रोने की रिकॉर्डिंग फोन पर चलाई गई थी, ये भी उसने बता दिया था। उसे गवाही देने के लिए मना लिया गया, पर केस फाइल होने से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। ये पहली और आखिरी बार था। उसके बाद उनके काम का कोई सुराग नहीं मिला। तुम फिर आ गईं। राघव फाइल पढ़कर पलटा ही था कि बेदी मासूम सा मुंह बनाते हुए तीसरी बार उसके पास आई थी। उसकी एक बाजू जो राघव ने ऊपर की थी वो फिर सरक कर नीचे आ गई थी। राघव के ऐसा कहने पर बेदी ने मुंह छोटा कर और भौहें सिकोड़कर उसे देखा। अच्छा ठीक है, लाओ अब घूरो मत। उसका हाथ पकड़कर वो बाजू मोड़ने लगा। साहब खाना। काका ने दोपहर के खाने के लिए आवाज लगाई। आते हैं काका, राघव ने कहा। चलो, उसने बेदी से कहा और आगे बढ़ गया। रुको, तुमको मैं खिलाता हूँ, वरना फिर सारे कपड़े गंदे करोगी। राघव जल्दी से कुर्सी पर बैठता हुआ मुंह बनाकर बेदी से बोला। बेदी अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने गाल पर आए बालों को पीछे कर रही थी। आधे में ही रुककर राघव को टुकुर टुकुर पलके झपकाकर देखने लगी। क्या प्रॉब्लम है कोई? वो बॉल से सब्जी निकाल रहा था। वो उसे इस तरह देखता पाकर बोला। बेदी ने जल्दी से नामी सिर हिलाया। सच तो ये था कि राघव को उसे अपने हाथ से खिलाने में अलग ही आनंद मिल रहा था। बस तुम फिर से अपनी टंकी चालू मत कर देना, उसने निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। बेदी ने भी नकली रोने सा मुंह बनाया और खिलखिलाकर हंस दी। उसे देख करके राघव और काका भी हंस दिए। राघव की नजर जहां बेदी की हंसी पर ठहर गई थी। कितनी मासूम हंसी थी उसकी। हंसते वक्त उसके होठों और गालों के बीच गड्ढे हो जाते थे। तो वही काका राघव को देखने लगे। उन्होंने उसे मुस्कुराते देखा था, पर पहली बार उसे इस तरह से हंसते देख रहे थे, वरना वो हमेशा गंभीर ही रहता था। मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ? यही बाकी रह गया था अब कि मैं लड़कियों की शॉपिंग करूं। राघव झुंझलाते हुए ही खुद से बोला। कार में वो अकेला था। वो बेदी के लिए कपड़े लाने के लिए निकला था। आए हुए एक दिन नहीं बीता और इस लड़की ने इंस्पेक्टर से सीधा नौकर बना दिया। वो उसे अपने कपड़े देकर खुद मुसीबत में पड़ गया था। वो सुबह से उसके ट्रैक सूट की बाजू मोड़ते मोड़ते थक चुका था, कभी हाथ की तो कभी पैर की। वो किसी तरह खुद को समझाते हुए मॉल पहुंचा। वो कुछ देर इधर उधर घूमकर देखने लगा, क्या लूं, कहाँ से शुरू करूं। तभी उसकी नजर एक सेल्स गर्ल पर पड़ी। एक्सक्यूज मी,
क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? राघव ने परेशानी से उससे पूछा। श्योर सर, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? सेल्स गर्ल ने मुस्कुराकर कहा। एक्चुअली मुझे लड़कियों की जरूरत का सामान चाहिए था, मतलब कपड़े वगैरह, जो भी बेसिक नीड्स होते हैं। वो थोड़ा हिचकते हुए बोला। सेल्स गर्ल ने उसे अजीब नजरों से घूरा। मेरी एक दोस्त बीमार है, वो खुद नहीं आ सकती, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। राघव ने उसकी नजरों को पहचानते हुए जल्दी से सफाई दी। ओह ओके। उसे थोड़ी तसल्ली हुई, पर नजरें अभी भी राघव पर ही थीं। कुछ ही समय में सेल्स गर्ल ने सारी चीजें पैक कर दी। कपड़ों में राघव ने कैपरी और टी शर्ट ही लिए थे। सामान पैक होते हुए राघव इधर उधर देखने लगा तो उसकी नज़र सामने लगे एक लाल रंग के घेरदार सूट पर पड़ी। उसे बेदी का हंसता हुआ चेहरा याद आ गया। वो उन कपड़ों में बेदी को इमेजिन करके मुस्कुराने लगा। कुछ देर उन कपड़ों को देख मुस्कुराता रहा, फिर जाने क्या सोचकर उसने उसे खरीद लिया। 2-4 और इसी तरह के कपड़े उसने पैक करवा लिए। हर कपड़े को वो ध्यान से देखता और बेदी को सोचकर मुस्कुरा देता। सेल्स गर्ल राघव की सारी हरकत नोटिस कर रही थी। उसका पागलपन देखकर उसके चेहरे पर भी संतुष्टि के साथ एक मुस्कान आ गई। वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। वहां से निकलने पर उसकी नज़र टॉय स्टोर पर पड़ी। उसे बेदी की गुड़िया याद आ गई। वो हल्का सा हंस दिया। कल से कैसे खुद से चिपकाए घूम रही है, जैसे जरा देर अलग हुआ तो कोई लेकर भाग जाएगा। उसने कुछ खिलौने भी पैक करवा लिए। घर से निकलते वक्त जहां वो परेशान और झुंझलाया हुआ था, वहीं मॉल से निकलते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चेहरा अलग ही चमक रहा था। ये सब करते हुए राघव को एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। उसने खुद के लिए भी जरूरत से ज्यादा कोई सामान नहीं खरीदा जिससे उसे खुशी मिलती। वो खुद नहीं समझ पा रहा था उसे इस तरह क्यों महसूस हो रहा है। शायद उसमें मुझे अपना बचपन नजर आता है। घर पहुंचकर उसने सारा सामान बेदी को दे दिया। ये सब मेरे लिए हैं। बेदी ने एक सूट निकालकर खुद से लगाकर हैरानी और चहकती हुई आवाज में कहा। कोई और दिख रहा है क्या तुम्हें ये सब पहनने वाला? सोफे पर दोनों हाथ बांधे राघव नकली झुंझलाहट से बोला। आप तो सच में एंजिल हो। अच्छा, राघव उसकी बातों में दिलचस्पी लेता हुआ बोला। उसे उसके मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा था। हम जैसे एंजिल सबकी मदद करते हैं और गिफ्ट देते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हो ना? राघव उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैं सारे कपड़े पहनकर दिखाऊं? वो आंखें बड़ी करके उत्साहित होती हुई बोली। नहीं, मतलब ये सारे कपड़े अभी नए हैं ना, सब पहनोगी तो गंदे हो जाएंगे, है ना? उसने उसे बहलाया। वो थका हुआ था। और हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो खुद का ही माथा पीटती हुई बोली। हम वही तो। राघव ने राहत की सांस ली। रात को बिस्तर पर लेटने पर राघव को बेदी की सारी बातें याद आ गईं। वो मुस्कुरा दिया। एंजिल, वो बुदबुदाया। इन 2 दिनों में आए उसके जीवन में बदलाव को सोचते हुए अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे आशा और कांतिलाल की बातें याद आ गईं। उसका मन कड़वाहट से भर गया। थका होने पर भी उसकी नींद उड़ गई। वो बेचैनी से करवट बदलने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी उसे जब नींद नहीं आई तो वो उठ गया। उसने एक बार बेदी को देखने का सोचा। न जाने क्यों उसे देखकर राघव को सुकून मिल जाता था। उसने बेदी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला तो बेदी भी छत को घूरती हुई लेटी हुई थी। सोई नहीं तुम अब तक? राघव के पूछने पर वो चौंक उठी। नहीं, नींद नहीं आ रही। वो थोड़ा संभल कर मासूमियत से एक आंख मसलती हुई बोली। उसके बोलने के तरीके से ही राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम राघव ने बोलते हुए ड्रॉअर से तेल का डिब्बा निकाल लिया। बेदी उसे असमंजस से देखती रही। अरे, बेदी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो बिना उसकी एक सुने उसके बालों में तेल लगाने लगा। सट अप, बाल देखो अपने। बाल कम, चिड़िया का घोंसला ज्यादा लग रहे हैं। बेदी अपना मुंह फुलाकर चुप बैठ गई। राघव मुस्कुरा दिया। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और कोई भी है तुम्हारी दीदी के अलावा? राघव ने कुछ देर बाद धीरे से पूछा। उसके दिमाग में दशानन यादव के गुंडे की बात याद आ गई। वो भला इस मासूम के पीछे क्यों पड़ा है? बेदी फिर उदास हो गई। कोई जवाब न पाकर राघव ने उसकी हालत समझते हुए प्यार से कहा। बेदी, मेरी मदद चाहिए। तुम चाहती हो ना कि उस डेमोन को सजा मिले? बेदी ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया। तो मुझे पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। राघव ने एक हाथ से उसके गाल को छूकर उसकी आंखों में देखकर कहा। बेदी सर हाँ में हिलाकर नीचे देखने लगी। उसकी एक आंख से आंसू की बूंद गिर गई जिसे राघव नहीं देख पाया। उसने कुछ संभल कर कहा। मम्मी पापा को तो मैंने देखा ही नहीं। दीदी कहती थी कि भगवान ने उन्हें तारा बना दिया। वो कुछ उदासी से बोली। हम मतलब घर में बस ये और इसकी दीदी ही थी। राघव ने मन में सोचा।
पता है, बहाना मेरा एक दोस्त था अमन, पर उसके मम्मी पापा उसे मेरे साथ खेलने नहीं देते थे। वो मुझे पागल कहते थे। क्या मेरे मम्मी पापा भी होते तो वो मुझे पागल कहते? वो कुछ सोचती हुई सी बोली। क्या मैं पागल हूँ एंजल? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं बेदी, बिल्कुल नहीं, तुम बस औरों से अलग हो। राघव के दिल में हुक सी उठी। मेरी तरह ही तो इसने भी बहुत कुछ सहा है। तुम स्कूल भी नहीं गई कभी? राघव ने कुछ देर की चुप्पी के बाद पूछा। कहीं से तो कोई सुराग मिले? नहीं, सब लोग मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए। बेदी ने होठों पर जीभ फिराकर कहा। हम। राघव ने बिना किसी चीज पर ध्यान दिए कहा। उसे अंदाजा था इस बात का। बेदी। हम। बस एक आखिरी सवाल। वो एक ही बार में सारे सवाल पूछ लेना चाहता था, ताकि बेदी को भी इस दुख से बार बार ना गुजरना पड़े। बेदी भी अपने दिमाग को तैयार कर रही थी। वो भी चाहती थी कि ये सब एक ही बार में खत्म हो जाए। उन गुंडों ने तुम्हारी दीदी को क्यों मारा? बेदी इस सवाल पर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता। उन लोगों ने मेरा घर और दीदी दोनों को मेरे सामने जला दिया। मुझे भी जला देते, पर मैं उनके हाथ पर काट कर भाग आई। पर वो यहाँ तक मेरे पीछे आए थे, पर फिर आप जैसे एंजल मिल गए। राघव को समझ आ रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है वो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बता सके, पर उसके दिमाग ने निष्कर्ष निकाला कि बेदी की दीदी भी दशासन का कोई मोहरा रही होगी या उसके बारे में कुछ जान गई होगी, इसीलिए उसने उसे मार दिया। राघव को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ तो उसकी तंद्रा भंग हुई। बेदी उसके कंधे पर सर टिकाकर झपकी ले रही थी। कुंभकर्ण की बेटी। राघव ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। राघव ने उसे ठीक से लिटाकर चादर उड़ा दी और बाहर निकल आया। उसके बाहर जाते ही बेदी की बंद आंखों से आंसू निकलकर तकिए पर गिर गए। बेदी, नाश्ता करो पहले फिर खेलना। राघव ने बेदी को टोका। राघव बेदी को खिला रहा था, पर बेदी अपनी गुड़िया के बाल बनाने में लगी थी। ये वही गुड़िया थी जो राघव उसके लिए लाया था। उसकी पुरानी गुड़िया भी टेबल पर उसके बगल में थी, जिसे वो भूली नहीं थी। मैंने थोड़ी बोला खिलाने को। वो उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करती हुई उसे एक नज़र देखकर वापस खेलने में लग गई। मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ओके? वो इस बार थोड़ा गुस्से में बोला। अब इनके नखरे भी सहो। आज उसकी छुट्टियां खत्म हुई थीं। उसे आज थाने जाना ही था। तो आप जाओ, किसने रोका है? आप भी छोड़ दो मुझे, दीदी की तरह। बोलते बोलते फिर वो रोने को होने लगी। बेदी देखो, मेरी बात सुनो। उसका रोना हर बार राघव का दिल पिघला जाता था। अगर मैं नहीं गया तो तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? हम उस डेमोन को कैसे पकड़ेंगे? हम। उसने सर झुकाए ही राघव की तरफ देखा और कुछ सोचकर अपना मुंह खोल दिया। राघव मुस्कुराकर उसे खिलाने लगा। कुछ देर बाद वो काका को बेदी का ध्यान रखने का कहकर और बेदी को घर में ही रहने की सख्त हिदायत देकर वो निकल गया। तेरे कहने का मतलब है कि उस ट्रक में अपने आप नशीले और नकली संतरे आ गए? जादू हो गया नहीं? राघव ने कहा। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थीं, पर वो होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए था, जो उसे और भी खतरनाक बना रहा था। वो हाथ बांधे कुर्सी पर बैठे अपने सामने बैठे शख्स को घूर रहा था। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो सब काम अब छोड़ दिया साहब। मुझे सच में नहीं पता उन सब के बारे में। मुझे बस फोन आया था कि अगर ये ट्रक मैंने टोल नाके से नहीं निकलवाया तो मेरी वो बीबी को मार देंगे साहब। साहब, मैंने अपनी बीबी की आवाज़ भी सुनी थी। वो आदमी डर से कांप रहा था। उसने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, सच सच बता समझा, वरना इतना मारूंगा कि किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। तू पहले भी इस काम में पकड़ा जा चुका है। राघव ने कुर्सी से उठते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और दांत किटकिटाते हुए कहा, साहब मैं सच कह रहा हूँ। उस आदमी ने डर से हाथ जोड़कर कहा। उसके दिमाग में अपना पिछला अनुभव ताजा हो गया। राघव, किसी ने आवाज दी। 5 मिनट हैं तेरे पास सच बोलने के लिए, खुद को तैयार रख, राघव ने कहा और लॉकअप से बाहर निकला। सच कह रहा है वो। कॉल हिस्ट्री में एक अनजान नंबर है और साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी है। राघव का जूनियर मेघ बोला। उनकी दोस्ती उनके पद से ऊपर थी। हम। राघव कुछ सोचते हुए बोला। वो अब बिल्कुल शांत था। आज सुबह ही एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें नशीले संतरे और नकली संतरे थे, जिसमें ड्रग भरा गया था। राघव को अंदाजा था ये किसका काम होगा। और भाई मेरे, इतना मत डराया कर आदमी को कि केस सॉल्व होने से पहले ही किसी को हार्ट अटैक आ जाए। मेघ ने हंसते हुए कहा, ये डर ही तो खत्म होता जा रहा है इनमें। अब ये दोबारा किसी भी गलत काम को करने से पहले भगवान से डरे न डरे, पुलिस से जरूर डरेगा।
राघव गंभीरता से बोला, जी मेरे ज्ञानी बाबा, उसे आप पहले ही अपने गुस्से का फायदा उठाकर इस नर्क से निकाल चुके हो। मेघ हाथ जोड़कर उसके आगे झुकते हुए बोला। राघव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तभी वो आदमी बाहर निकला और राघव के पास हाथ जोड़कर कुछ बोलने को हुआ। तुम्हारी पत्नी घर पर है, आराम से, चिंता मत करो, फेक कॉल थी वो। राघव उसकी बात समझकर नरमी से बोला। आदमी तो एक पल को आश्चर्य में पड़ गया कि ये वही है जो अपराधी के सामने खूंखार बना रहता है क्या? राघव ने उसे ऐसे देखता पाकर घूर कर देखा। कुछ नहीं साहब। आदमी सकपकाकर हाथ जोड़ते हुए निकल गया। उसके जाने के बाद राघव कुछ देर तक इन सब और दसानन के बारे में सोचता रहा। साथ ही साथ उसे बेदी की भी याद आने लगी, पर समय देखकर वो रुक गया, कहीं काका सो रहे हों और वो उन्हें परेशान ना कर दे। कुछ देर वो फाइल में ध्यान लगाता रहा, पर जब मन नहीं माना तो उसने कॉल लगा दिया, पर किसी ने नहीं उठाया। उसने एक दो बार और कोशिश की। उसका दिल बैठने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से वो उठकर जाने लगा। साथ में एक बार और फोन लगाया। इस बार फोन उठा लिया गया। हेलो। काका की आवाज सुनकर उसकी जान में जान आ गई। कहाँ थे काका आप? कब से फोन लगा रहा हूँ मैं, वो चिंता करते हुए बोला। अरे साहब माफ करना, वो बिटिया और हम खेलने में इतना खो गए थे कि किसी बात का ध्यान नहीं रहा। काका को भी बुरा लगा। आप तो अभी आराम करते हैं ना, और उसने आपको खेलने में लगाया हुआ है। आप बेदी को फोन दीजिए, मैं समझाता हूँ उसे। अरे नहीं साहब, वो तो घर में कोई रहता नहीं था, इसलिए सो जाते थे। अब बिटिया के साथ खेलने में अच्छा लग रहा है। अच्छा खाना खाया उसने? अरे साहब, खाने के समय तो जिद पकड़ कर बैठी थी कि आपके हाथों से ही खाएगी, पर मैंने उसे बहलाकर खिला दिया है। काका जल्दी आइए, अब आपकी बारी है। बेदी की चहकती हुई आवाज आई तो राघव के चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान आ गई। जाइए काका आप। उसने मुस्कुराकर फोन काटा। काका की खुशी से और बेदी की चहकती आवाज से वो तरोताजा हो गया और मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया। क्या भाई मुस्कुराता ही रहेगा, या लंच भी करना है? मेघ उसे लंच के लिए बुलाने आया था। राघव को अकेले में मुस्कुराते हुए देखकर उसे खुशी भरी हैरानी हुई। हाँ आता हूँ, तू चल। उसे होश आया। वो थोड़ा झेपते हुए बोला, जल्दी आ। कहते हुए मेघ बाहर निकल गया। राघव ने भी खुद को थोड़ा संयत किया और उसके पीछे आया। अब बता भी दे क्या बात है। राघव को नजरें चुराते देख मेघ ने कहा, जो उसके सामने बैठा था। क्यों, मैं मुस्कुरा नहीं सकता? उसने बचने के लिए गुस्से का सहारा लिया, पर वो भूल गया था कि ये मेघ है, उसका दोस्त कोई अपराधी नहीं। बिल्कुल, क्यों नहीं, पर वो दसानन हमें इस बार भी चकमा दे गया। पर तू फिर भी मुस्कुरा रहा है। सारे टोल प्लाजा पे और ज्यादा कड़ाई कर दी है। कमिश्नर सर ने बोला भी है कि वो भी किसी प्लान पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द दसानन हमारे हाथ में होगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, असली बात बता। हारकर राघव ने एक गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बता दिया। उसकी सारी बातें सुनकर मेघ कुछ देर तक गंभीरता से कुछ सोचता रहा। इतना सब हो गया दोनों के साथ, फिर भी दोनों मुस्कुरा रहे हैं। राघव का तो फिर भी कुछ कुछ समझ आ रहा है, पर वो लड़की। राघव सारी बात बताकर बेदी के बारे में सोचते हुए फिर मुस्कुराने लगा। जिस तरह से तू बता रहा है उससे तो सब नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी तू एक बार उसे डॉक्टर को दिखा दे। कहना क्या चाहता है तू? हाँ, कि बेदी पागल? राघव उसे घूरते हुए बोला। उसे बेदी की रात वाली बात याद आ गई। रिलैक्स राघव, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर भी सोच, डॉक्टर को दिखाने पर क्या पता वो नॉर्मल हो जाए, एक आम लड़की की तरह वो भी रह सके। वो नॉर्मल ही नहीं, वो नॉर्मल से थोड़ी अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है। आगे तो तेरी मर्जी है, तू उसे कैसे देखना चाहता है। राघव उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे एक ख्याल भी आ गया कि बेदी उसके सामने एक दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी हो तो कैसा हो। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। शायद तू ठीक कह रहा है, मुझे एक बार डॉक्टर शुक्ला से बात करनी चाहिए। राघव कुछ देर सोचकर बोला, हम ये हुई ना बात। वैसे मैं भी मिलना चाहूंगा तेरी बेदी से। देखूं तो वो है कौन जिसने हमारे इंस्पेक्टर राघव वर्मा को ब्लश करना सिखा दिया। मेघ ने फिर से माहौल को हल्का करने के लिए बात घुमा दी। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा। वो तो उसकी हरकतें और बातें ही इतनी प्यारी होती हैं कि कोई भी मुस्कुराने लगे। चल ठीक है, पर जब तक मिलाएगा नहीं पता कैसे चलेगा। ले आ घर डिनर पर, अनन्या भी मिल लेगी। हम ये भी सही है, आते हैं किसी दिन। शाम को राघव घर पहुंचा तो देखा कि बेदी दोनों हाथ कमर पर रखकर सोफे पर खड़ी थी
उसके एक हाथ में चाकू था और काका उसे चाकू वापस देने को बोल रहे थे। उसकी तो सांसें ही अटक गईं। ये सब क्या है बेदी, तुम ये चाकू लेकर क्या कर रही हो? वापस करो, खिलौना नहीं है वो, लग जाएगी। उसे डर लग रहा था कहीं बेदी खुद को चोट ना पहुंचा ले। नहीं, पहले काका को बोलिए, वो कसम खाएं कि वो मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। बेदी गुस्से से अपने भौहें होंठ सिकोड़कर और गाल को फुलाकर बोली, तुम जो बोलोगी वो करेंगे, तुम बस ये चाकू वापस करो। राघव बेचैनी से बोला, हाँ बिटिया, जो तुम कहोगी हम करेंगे, तुम ये चाकू हमें लौटा दो। काका ने भी मिन्नत की। पक्का? हाँ हाँ, एकदम पक्का। थोड़ी देर बाद राघव सोफे पर बैठा था। बेदी उसके सामने दोनों हाथों से कान पकड़े सर झुकाकर खड़ी थी। क्या था ये सब? राघव गुस्से को काबू में करते हुए कहा। बेदी ने सर झुकाए ही उसकी तरफ देखा। उसे गुस्से से घूरता पाकर डर से उसने झटके से अपनी आंख और गर्दन दोनों को ही जमीन में गड़ा लिया। पर आज उसकी ये हरकत और बीच के हुए होठ के साथ मासूम सा मुंह भी राघव पर कोई असर नहीं कर रहा था। एक आंसू भी ना निकले, नहीं तो उठक बैठक भी करने पड़ेंगे, समझी? वो उसका अगला काम क्या होगा समझ चुका था। उसकी बात सुनकर बेदी ने अपना रोना रोकने के लिए नाक मुंह सिकोड़कर जोर की सांस खींची। वो भी समझ चुकी थी अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर बेदी की ये हरकत देखकर राघव को फिर हंसी आने लगी। उसने अपनी हंसी को रोकने के लिए अपने होठों को गोल करके मुंह घुमाकर सांस छोड़ दी। उफ, ये लड़की, थोड़ी देर के लिए भी मेरी शक्ति नहीं टिकती इसके आगे। काका ना मेरी मीकू को फेंक रहे थे, इसलिए मैंने भी उनका चाकू फेंकने के लिए उठा लिया। बेदी वैसे ही मायूसी से बोली। मीकू? बेदी ने सोफे पर रखी अपनी गुड़िया की तरफ हाथ से इशारा किया। पर बिटिया, हमें लगा कि अब तुम मुझसे नहीं खेलोगी। साहब तो नई गुड़िया ला ही दिए हैं ना, काका ने सफाई दी। मेरी दीदी ने दिया था मेरी मीकू को, मेरा कोई दोस्त नहीं था ना, इसीलिए इससे मैं कभी अलग नहीं करती खुद से। वो थोड़ा खोई खोई सी मायूसी से बोली। और तुम्हें लगा ये चाकू काका का दोस्त है? बेदी ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अब राघव से रुका ना गया और जोर से हंस दिया। उसे हंसता देख बेदी भी मुस्कुरा दी। काका भी मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गए। बेदी, दोस्ती इंसानों से होती है, इन बेजान चीजों से नहीं। राघव उसी तरह हंसते हुए बोला। पर बेदी को उसकी बात पसंद नहीं आई। उसने अपने होंठ और भौहें सिकोड़कर कहा, नहीं एंजिल, जो हमारी सारी परेशानी चुपचाप सुने, जो हमें एहसास कराए कि हमारे पास भी कोई है हमारी सुनने वाला, हमें एहसास कराए कि हम अकेले नहीं हैं। फिर चाहे वो किसी की मूर्ति हो, डायरी हो या मेरी मीकू, वो दोस्ती होते हैं। उसकी बात पर राघव चुप होकर उसे गौर से देखने लगा। ऐसा मेरी दीदी ने कहा था, बेदी शान से बोली। राघव मुस्कुरा दिया और उसकी नाक खींचकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो देखा बेदी स्लैब पर बैठी दोनों पैरों को हिलाते हुए गाजर खाने में मगन है और उसके बगल में काका सलाद काट रहे हैं। वो मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर में सबने खाना खाया। राघव ने बेदी को अपने हाथों से ही खिलाया। खाने के बाद बेदी राघव का मुंह देखती रही, पर उसने बेदी पर ध्यान नहीं दिया और उठने लगा। तभी बेदी ने कटोरी में बची हुई कड़ी उठाकर गटक ली। राघव और काका उसे हैरानी से देखने लगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, वो थोड़ा शर्मिंदा सी बोली। राघव और काका फिर हंस दिए। राघव ने मुस्कुराते हुए टिश्यू पेपर से उसका मुंह पोंछ दिया और काका ने और चाहिए पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो जिस तरह कड़ी पी रही थी उसे देखकर दोनों हैरान थे। किसी को ये इतनी पसंद हो सकती है? पर बेदी अपने में मगन कड़ी पर हाथ साफ कर रही थी। ओहो काका, जल्दी कीजिए वरना मेरा 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। बेदी बॉल को उछालते हुए बोली। बस हो गया बिटिया, सुबह पानी देना भूल गए थे, अभी तुम याद न दिलाती तो भूल ही गए होते, काका ने कहा। दोपहर का समय था। बेदी बाहर आंगन में खेल रही थी और काका पौधों में पानी डाल रहे थे। खेलते खेलते बेदी की नजर सामने रोड के दूसरी तरफ गई, जहां एक छोटा सा सफेद कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता हुआ उसकी तरफ देख रहा था। बेदी ने काका को एक नजर देखा। वो अभी भी पौधों में पानी डाल रहे थे। उसने धीरे से मुख्य दरवाजा खोला और बाहर आ गई। वो कुत्ता भी उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी एक कार भी दाएं और कुत्ते की ओर से आ रही थी। बेदी ने कार को देखा तो जल्दी से कुत्ते के पास पहुंची और उसे उठाकर पीछे किया। अगर बेदी वक्त पर ना पहुंचती तो कुत्ते को कार से ठोकर लग जाती। बेदी कुत्ते को अपने से लगाकर उस पर हाथ फिराने लगी। वो कुत्ता शायद डर गया था। राघव एक केस के सिलसिले में उसी इलाके में आया था। बेदी ठीक से है या नहीं ये देखने के लिए
वो घर की तरफ आ गया। उसके दिमाग से रात की चाकू वाली बात गई नहीं थी, पर उसने घर के बाहर सड़क पर ही अपनी पुलिस जीप रोक दी। बेदी सड़क किनारे कुत्ते को सहलाने में लगी हुई थी। राघव को उसे इस तरह बाहर अकेले देखकर गुस्सा आने लगा। वो उसके मिलने वाले दिन को भूला नहीं था। उसे कभी कभी जब वो बात याद आती तो उसे सिहरन होने लगती। उस दिन अगर ये मुझे नहीं मिलती तो न जाने वे लोग इसके साथ क्या करते। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ बाहर अकेले क्या कर रही हो? कहा था ना मैंने घर में रहने को। मेरी बात समझ नहीं आती तुम्हें? वो उसी गुस्से में उसे डांटते हुए बोला। राघव की आवाज सुनकर बेदी चिहुक कर उठी। कुत्ते को गोद में लिए ही वो राघव की तरफ पलटी। वो मैं ये कुत्ता। राघव को गुस्से में देखकर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। ये वो मैं बाद में करना, अभी अंदर चलो। राघव उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए झिड़क कर बोला। राघव की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए थे और उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। पुलिस वाला है, बहन कुछ भी कर सकता है। 3-4 दिन से देख रही हूँ इस लड़की को इस घर में। अब अकेला लड़का है, कौन जाने क्या करता होगा इसके साथ। राघव के कानों में ये आवाज पड़ी तो उसके जबड़े कस गए। वो पहले ही गुस्से में था। हाँ, लड़की भी तो पागल लग रही है, देखा है मैंने भी, दूसरी बोली। बेदी के हाथ राघव के हाथ पर कस गए। राघव ने साफ महसूस किया अब राघव का सब्र जवाब दे गया। उसने पलटकर एक नजर सबको घूर कर देखा। सब सकपका कर चुप हो गए। वह तमाशा चल रहा है यहाँ, वो गुर्राया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। देखिए बेटा, ये शरीफों का इलाका है, यहाँ इस तरह से किसी को भी अपने घर में रख लेना ठीक बात नहीं है। एक ने हिम्मत कर कहा। इस तरह से क्या मतलब है आपका? मैंने जबरदस्ती नहीं रखा है इसे, समझे आप? तो किस हक से रह रही है ये? कौन है ये आपकी? रिश्ता क्या है आपका इससे? और भी कितने सवाल और बात बन रही थी। एक ने तो बेदी को भी चरित्रहीन का दर्जा दे दिया। उन सब की बातें सुनकर बेदी भी खुद में सिमटी जा रही थी। बस पत्नी है ये मेरी, सुना आपने? राघव गुस्से से चिल्लाया। सब हैरानी से कभी एक दूसरे को तो कभी उन दोनों को देखने लगे। काका और बेदी भी मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। पर इस तरह अचानक सब लोग फिर से खुसर फुसर करने लगे। माँ बाबा के पास थी पहले, एक एक्सीडेंट में ऐसी हो गई तो क्या करूं, छोड़ दूं अब, इसीलिए यहाँ ले आया। राघव ने उसी तरह चिल्लाते हुए कहा और बिना किसी की कुछ सुने बेदी को लेकर घर में आ गया। सब अभी भी उन्हें देख रहे थे, पर अब उनकी आंखों में सवाल नहीं, दया थी, सहानुभूति थी। तो किसी की आंखों में राघव के ऐसे कदम के लिए उसके लिए आदर था। सब जानते थे राघव 5 दिन से घर में नहीं था। सबने यही सोचा कि इसी वजह से वो यहाँ नहीं था। राघव ने घर के अंदर कदम रखते ही बेदी का हाथ छोड़ा और बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे में चला गया। वो बाहर गुस्से में अपने और बेदी पर उठते सवाल और लांछन को तो रोकाया था, पर अब उसकी हिम्मत नहीं थी किसी से भी नजरें मिलाने की। बेदी भी किसी रोबोट की तरह सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। काका को उन दोनों के लिए दुख हो रहा था। राघव कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। तभी उसका फोन बजा। तो पूछताछ करने गया था या घर बसाने? फोन उठाते ही मेघ की आवाज आई। तू संभाल लेगा वहाँ, यहाँ किसी काम में फंस गया हूँ। राघव बुझी हुई आवाज में बोला। माँ ठीक है। उसकी आवाज सुनकर मेघ समझ गया कि वो परेशान है। राघव ने फोन काट दिया और फिर सोच में डूब गया। कुछ समय बाद काका उसके लिए चाय ले आए। उसने कुछ नहीं कहा। काका बेदी के भी कमरे में गए। उन्होंने कुत्ते को दूध दिया और बेदी को देखा तो वो सो चुकी थी। शाम को घर में होती आवाजों से राघव ने आंखें खोली तो खुद को कुर्सी पर ही पाया। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी। उसने बाहर हॉल में आकर देखा तो मेघ आया हुआ था और बेदी का कुत्ता उस पर भौंक रहा था। ये लीजिए साहब बिस्किट और उसे खिलाइए तो शांत हो जाएगा। काका ने कुछ बिस्किट मेघ की तरफ बढ़ा दिए। मेघ ने वैसा ही किया तो वो बैठकर बिस्किट खाने लगा। तभी मेघ की नजर बेदी पर पड़ी, जो दरवाजे की ओट में छुपकर उसे देख रही थी। अरे बेदी इधर आओ, डरो नहीं, ये राघव साहब के दोस्त हैं। मेघ साहब, काका बोले। उन्होंने भी बेदी को देख लिया था। बेदी ने दोनों को देखा और सर झुकाकर बाहर आ गई। साहब ये बेदी, हम जानता हूँ तुम्हारा है। मेघ ने कुत्ते की ओर इशारा करते हुए बेदी को सहज महसूस करवाते हुए उससे पूछा। बेदी ने हाँ में गर्दन हिला दी। नाम क्या है इसका? आज ही तो मिला है ना ये मुझे, मैं बताऊं? बेदी ने जोर से अपनी गर्दन को 2 बार हाँ में हिलाया। मेघ मुस्कुरा दिया। सीरी। सीरी। जब मैं छोटा था तो मेरे पास भी एक पेट डॉग था। अच्छा, उसका नाम सीरी था और ये बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। सच्ची?
तो ठीक है, इसका नाम सीरी। थैंक यू एंजल के दोस्त। मेघ ने मुस्कुराते हुए बेदी के सर पर हाथ फिराया और कहा, भैया, तुम मुझे भैया बुला सकती हो। मेघ भैया, बेदी मुस्कुराते हुए बोली। मेघ की नजर अब राघव पर पड़ी, जो एक और खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा था। बेदी मेघ से कुछ ना कुछ कहे जा रही थी। मेघ को भी बेदी पर जो रहा सहा शक था, वो दूर हो चुका था। अच्छा बिटिया, अपने मेघ भैया को चाय नहीं पिलाओगी? आज तुम्हारे बर्तन में उन्हें चाय पिलाएंगे, काका ने बेदी से कहा। सच्ची? ये बेदी खुश होकर बोली। हम चलो फिर, काका ने कहा और मेघ को राघव के पास जाने का इशारा किया। मेघ ने मुस्कुराते हुए एक नजर बेदी को देखा और राघव की ओर बढ़ गया। सच ही तो कहा था बेदी ने, हमें हमेशा किसी ऐसे की जरूरत पड़ती है जो हमारे मन की सुने, हमें एहसास करा सके कि हम अकेले नहीं हैं। मेघ भी तो मेरे लिए वैसा ही है। सोचते हुए राघव मेघ को अपने कमरे में ले आया। तू सही कह रहा था, बेदी सच में बहुत प्यारी है, मेघ ने बैठते हुए कहा। तू यहाँ? राघव बोला। दोस्त हूँ तेरा, तू बता परेशान क्यों है? मेघ ने कहा। राघव को भी अभी किसी से बात करने की जरूरत थी। उसने मेघ को सारी बात बता दी। ये क्या किया यार तूने? सारी बात सुनने के बाद मेघ ने हैरानी से कहा, तो क्या सबकी बातें सुनता रहता? वो लोग मुझ पर ही नहीं, बेदी पर भी कीचड़ उछाल रहे थे। कैसे उस पर उठ रहे सवालों के जवाब नहीं देता? वो मासूम तो जानती भी नहीं होगी कि वो लोग क्या कह रहे थे उसके बारे में, और वो लोग जो मन में आ रहा था बोल रहे थे। मुझ पे कोई उंगली उठाए तो एक बार को सह भी लूं, पर उस पर कोई उंगली उठाए तो मन करता है उसकी उंगली तोड़ दूं। वो सारी बातें याद करके राघव ने नफरत से कहा। और ऐसा क्यों? मेघ ने उसे गौर से देखा। पता नहीं, शायद परवाह है उसकी मुझे, फिक्र करता हूँ मैं उसकी। सिर्फ परवाह? तो क्या वो इतनी नादान है? उसे जरूरत है मेरी, जब तक उसके लिए कोई मिल नहीं जाता। राघव की आवाज एक पल को कांपी। अच्छा, बेदी के लिए किसी पर भरोसा कर पाएगा तू? क्या सौंप देगा उसे किसी और को? मेघ उसके दिल के हाल से अनजान नहीं था। राघव कुछ बोल नहीं पाया। ये ख्याल ही उसके दिल को कचोटने लगा। किसी और को सौंपना ही क्यों है? वो हमेशा मेरे पास ही रहेगी। वो फिर संभल कर बोला। और वो किस हक से? पत्नी बनकर शादी करूंगा मैं उससे। वैसे भी मेरे अलावा कोई नहीं है उसका, और मुझे भी तो कभी शादी करनी ही है, तो बेदी क्यों नहीं? उसने कुछ देर बाद सोचकर दृढ़ता से कहा। पागल हो गया है तू? पता भी है क्या कह रहा है? शादी मजाक नहीं है। किसी को पत्नी बोल देने से उसके साथ ये रिश्ता निभाने में बहुत फर्क होता है, मेघ ने कहा। तो वो बस राघव के दिल का हाल उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि राघव इतनी जल्दी शादी की बात कर देगा। मैं सबके लिए तैयार हूँ, पर इतना तय है कि बेदी बस मेरे साथ ही रहेगी हमेशा। देख मेरे भाई, इतनी जल्दी ऐसा फैसला जल्दबाजी है। बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता। संभाल पाएगा खुद को, और बेदी के लिए तो वो सब बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा। तू समझ रहा है मेरी बात? मेघ ने राघव के हाथ पर हाथ रखकर कहा। मैं समझ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। मैं बेदी और खुद को पूरा समय दूंगा। खुद को पूरी तरह परखने और तैयार करने के बाद ही इस बात पर आगे बढ़ूंगा, राघव ने उसे आश्वस्त किया। इतने में काका चाय नाश्ता ले आए। काका बेदी? राघव ने पूछा। वो अपने नए पुराने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त है, काका मुस्कुराते हुए बोले और चले गए। और तूने डॉक्टर शुक्ला से बात की थी, उसका क्या हुआ? कुछ देर की चुप्पी के बाद मेघ ने कहा। हाँ, वो कुछ दिनों से बाहर थे, कल आने को बोला है उन्होंने, राघव बोला। हम एक बात और है राघव, मेघ कुछ देर सोचकर चाय पीते हुए गंभीरता से बोला। क्या? बेदी अगर ठीक हो गई तो? मतलब ये कि अभी तो उसे रिश्ते प्यार इन सब की समझ नहीं है, पर ठीक होने पर तो होगी ही। तब क्या होगा? राघव का दिल डूबने सा लगा। क्या होगा? अगर ठीक होने पर बेदी किसी और को चुने, उसका फैसला कुछ और हो। उसका दिल सोचकर ही घबराहट से तेज धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस खींची। ठीक होने पर बेदी का जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। वो खुद को मजबूत करके बोला। ये भी तो हो सकता है ना, ठीक हो जाने पर भी बेदी मुझे ही चुने। उसको एक और खुशनुमा ख्याल आया। हम जो होगा ठीक होगा, तू चिंता मत कर, मेघ ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर कहा। चल मैं भी निकलता हूँ अब। अनन्या को आज उसके भाई के पास लेकर जाना है, 2 दिन के लिए। बहुत दिन से कह रहा था वो। कल का ऑफ भी है, और तूने तो सुना होगा, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। कहकर वो हंसने लगा। राघव भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। मेघ बेदी से मिलकर चला गया। बेदी सोफे पर बैठी टीवी देखते हुए चिप्स खा रही थी। सीरी भी उसके पैरों के पास बैठकर टीवी में खोया हुआ था। बेदी चलो खाना खाओ अब, राघव बेदी से बोला।
अब उसके मन में एक न एक दिन बेदी को खो देने का डर समा गया था। न जाने अपने हाथों से बेदी को खिलाने का मौका कब छूट जाए। सोचकर ही उसके दिल में टीस सी उठी। आती हूँ एंजल, कहकर बेदी खिलखिलाकर हंस दी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे हंसते हुए। राघव ने हैरानी से उसे देखा तो वो टीवी पर कार्टून देखकर हंस रही थी। ऐसे ही हंसते रहना बेदी, चाहे जहां भी रहो। राघव मन ही मन बुदबुदाया, बेदी चलो आज हम बाहर घूमने चलेंगे। राघव बेदी से बोला। आज वो हाफ डे पर ही आ गया था क्योंकि आज उसे बेदी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, पर उसने बेदी को सीधा डॉक्टर के बारे में नहीं बोला ताकि वो डर ना जाए। सच्ची? बेदी भी खुशी से बोली। मुच्ची? राघव उसकी ठुड्डी पकड़कर बोला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो एकदम से उदास होती हुई बोली। क्यों? राघव ने पूछा। मैं बाहर जाऊंगी तो सब मेरा मजाक बनाएंगे ना, इसलिए। उसका फिर से रोने का प्रोग्राम शुरू हो गया। बेदी, कहते हुए राघव ने उसे गले से लगा लिया। बेदी भी चौंक उठी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। वो वैसे ही गले लगे, उसका सर सहलाते हुए बोला। बेदी ने उससे अलग होकर उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। बेदी भी आंसू पोंछकर थोड़ी देर में तैयार हो गई। ऐसे जाओगी तुम? राघव मुंह बनाता हुआ बोला। हाँ, क्यों? बेदी ने मासूमियत से कहा। एक तो ये कपड़े, चलो कपड़े तो फिर भी ठीक हैं, पर बाल? वो खुद में ही बुदबुदाया। रुको, उसने बेदी से कहा और उसके रूम से कंघी ले आया और उसके बाल ठीक करने लगा। बेदी बस उसे देखती रही। चलो अब, उसके बाल ठीक करके वो बोला। बेदी रोबोट सी उसके साथ चलने लगी। दोनों गाड़ी में बैठे। राघव ने बेदी और अपनी सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे। ट्रैफिक में जब राघव की गाड़ी रुकी तो उसके बगल में बजते इस गाने ने राघव का ध्यान खींचा। वो बेदी को देखने लगा जो अपनी ही धुन में मगन थी। वो उसे देखता हुआ इस गाने को महसूस करता रहा। पीछे होते गाड़ियों के शोर ने उसका ध्यान भंग किया तो वो होश में आया। मैं नहीं जानता मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है, पर चाहे कुछ हो, तुम हमेशा मेरे लिए मासूम और नादान सी बेदी ही रहोगी। बेदी, उसने मन में सोचा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद राघव की कार एक क्लिनिक के सामने थी। ये कहाँ आए हैं हम एंजल? आपने तो कहा था हम खाने वाली जगह जाएंगे। बेदी थोड़ा डरते हुए बोली। रिलैक्स बेदी, वहां भी जाएंगे। पहले यहाँ एक दोस्त रहते हैं मेरे, उनसे मिलने। राघव ने बेदी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। बेदी ने सिर हिलाया, पर अब डर अब भी उसकी आंखों में था। राघव उसका हाथ पकड़कर क्लिनिक के अंदर ले आया। राघव का भी मन घबरा रहा था। एक तरफ उसका मन बेदी के ठीक हो जाने की दुआएं कर रहा था, तो दिल बेदी को खो देने के डर से बैठा जा रहा था। वहां ज्यादा लोग अभी नहीं थे। बाहर बैठे आदमी से राघव कुछ कहता। बेदी उसका हाथ लगभग खींचते हुए चिल्ला उठी। एंजल, डॉक्टर हैं ये, चलिए यहाँ से, वरना ये मुझे सुई लगा देंगे, चलिए। कहते हुए बेदी रोने लगी। बाहर बैठे आदमी को शायद ऐसे ही लोगों के लिए रखा गया था जो बेकाबू हो जाएं तो उन्हें इंजेक्शन देकर शांत कर सकें। उसके टेबल पर इंजेक्शन और दवाइयां भी थीं, जिसे देखकर बेदी डर गई थी। उसने बेदी को वैसा ही कोई समझकर इंजेक्शन तैयार करने लगा। नहीं, रुकिए आप, राघव जल्दी से उस आदमी से बोला और बेदी की तरफ मुड़ा। बेदी, रिलैक्स, शांत हो जाओ, ये कुछ नहीं करेंगे। उसने बेदी का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर कहा। वो अभी भी रोए जा रही थी और चलने की जिद कर रही थी। बेदी, अच्छा तुम यहाँ बैठो पहले। उसने उसे पहले कुर्सी पर बैठाया और खुद घुटनों पर बैठकर उसके आंसू पोंछने लगा। तभी केबिन से एक आदमी निकला। उन दोनों को एक नज़र देखकर वो चला गया। एक आदमी और, जो कम से कम 25-26 साल का लड़का ही लग रहा था, उसी केबिन से निकला। इज एवरीथिंग फाइन? उस आदमी ने राघव से पूछा। जी आप? जी मैं राघव, डॉक्टर शुक्ला। राघव खड़ा होते हुए बोला। बेदी ने उसके हाथ अब भी पकड़ रखे थे। वो एक्चुअली अभी कुछ देर पहले ही किसी जरूरी काम से निकल गए। बट डोंट वरी, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। उनके ना होने पर मैं ही पेशेंट देखता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं? वो आदमी बोला। राघव ने बेदी की तरफ देखा जो उसे ही देखकर ना में सर हिला रही थी। उसका चेहरा देखकर उसका दिल पसीजने लगा, पर उसने खुद को मजबूत किया और डॉक्टर की तरफ मुड़ा। पेशेंट? राघव के कुछ कहने के पहले ही डॉक्टर ने बेदी की तरफ इशारा करके राघव से पूछा। राघव ने हाँ में सिर हिला दिया। हे क्यूटी पाई, डरो मत, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो लोगों को चॉकलेट देता हूँ, देखो, कहकर उसने जेब से चॉकलेट निकालकर बेदी की तरफ बढ़ा दी। बेदी ने राघव की तरफ देखा तो उसने लेने का इशारा किया। बेदी ने शांत होकर चॉकलेट ले ली। राघव और डॉक्टर दोनों मुस्कुरा दिए। और चाहिए? डॉक्टर ने पूछा।
बेदी ने फिर राघव की तरफ देखा तो उसने बताने का इशारा किया। बेदी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो आओ मेरे साथ, उसने कहा। बेदी और राघव दोनों उसके साथ अंदर आ गए। राघव ने बेदी को सोफे पर बैठा दिया। डॉक्टर, क्या बेदी ठीक, आई मीन नॉर्मल? राघव ने डॉक्टर को देखकर कहा। उससे बोला नहीं जा रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड। डॉक्टर ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। आप बाहर चलिए, मैं चेक करके बताता हूँ। राघव ने सर हिलाकर हामी भरी। बेदी, तुम यहाँ ये चॉकलेट खाओ, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, राघव बेदी से बोला। बेदी ने डॉक्टर की तरफ देखा और फिर राघव की तरफ और मुंह बिचकाकर ना में सिर हिला दिया। कुछ नहीं करेंगे बेदी तुम्हें, और चॉकलेट देंगे, राघव ने बेदी के चेहरे को एक हाथ से पकड़कर कहा और अंगूठे से उसके होंठ साफ कर दिए जहाँ चॉकलेट लग गई थी। बेदी ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बेदी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। राघव बाहर निकल गया। राघव बाहर तो आ गया पर उसका मन बेचैन था। वो कभी कुर्सी पर बैठता तो कभी इधर उधर टहलने लगता। थोड़ी देर बाद केबिन खुला। डॉक्टर ने राघव को अंदर बुलाया। राघव जल्दी से अंदर आ गया तो देखा कि बेदी सोफे पर सोई है। उसे ऐसे देख राघव घबरा गया। वो जल्दी से बेदी के पास गया और उसका सर अपनी गोद में रखकर उठाने लगा। डॉक्टर, ये बेदी, बेदी उठो, राघव घबराकर बोला। अरे शांत हो जाइए मिस्टर राघव, वो सोई हुई है, थोड़ी देर में उठ जाएगी, डॉक्टर ने कहा। राघव उसी तरह बैठा रहा और डॉक्टर की तरफ देखा। इन्हें खुद को कुछ याद नहीं था। मुझे इनके सबको सेंस माइंड से बातें करके पता करने के लिए हिप्नोटाइज करना पड़ा था। इन्हें बस अब उसी का असर है। पर वहां भी इनकी दीदी के अलावा कोई याद नहीं बसी थी। इन्होंने अपनी दीदी की डेथ भी देखी है पर ये तब भी वैसी ही थी। इसका मतलब ये बचपन से ऐसी ही थी। देखिए मिस्टर राघव, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, ये भी उनमें से है। बस सामान्य लोगों की तुलना में इनका दिमाग कम डेवलप हुआ है। सो आई एम सॉरी टू से मिस्टर राघव, पर बेदी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारते हुए अफसोस से कहा। राघव उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। इतने में बेदी भी आंख मलती हुई उठी और चारों तरफ देखने लगी। एंजल, मैं यहीं सो गई थी, आपने जगाया क्यों नहीं? बेदी मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली। तुम गहरी नींद में थी ना, इसीलिए नहीं जगाया। चलो अब भूख लगी होगी ना तुम्हें, राघव ने बेदी के गाल खींचकर मुस्कुराते हुए कहा। पर आंखें उसके ठीक न हो पाने का सुनकर उदास थीं बहुत। बेदी ने दोनों हाथों को फैलाकर कहा, थैंक यू डॉक्टर। राघव ने डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा और बाहर आ गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। राघव बेदी को लेकर क्लिनिक से सीधा रेस्टोरेंट में आ गया। गाड़ी से निकलकर राघव ने बेदी की तरफ दरवाजा खोला पर वो बाहर नहीं आई। क्या हुआ? राघव ने कहा। एंजल, हम घर जाकर खा लेंगे ना, काका हमें ढूंढ रहे होंगे, बेदी ने बहाना बनाया। राघव बेदी का डर समझ रहा था जो इतने सारे लोगों को देखकर था। हो गया, अब उतरो, राघव उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करता हुआ बोला। भूख बर्दाश्त नहीं है, पूरे रास्ते पेट खाना मांगता हुआ आ रहा है और इन्हें बहाने बनाने हैं। एंजल, बेदी ने मासूम सा मुंह बनाया। बेदी, राघव ने आंखें दिखाई। हार कर बेदी गाड़ी से नीचे उतर गई। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट के अंदर ले आया। एक खाली टेबल देखकर उसने बेदी के लिए कुर्सी खींची और उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। बेदी असहज सी कभी राघव को देखती तो कभी इधर उधर। इतने में वेटर ऑर्डर लेने आ गया। राघव ने 2 पिज्जा ऑर्डर किए और बेदी को सहज करने के लिए उससे बातें करने लगा। वो अब जानता था कि बेदी ऐसे ही रहने वाली है, इसलिए वो अब बेदी को सबके सामने सहज करना चाहता था। वो नहीं चाहता था बेदी अब डर से चुप कर रहे। हालांकि दिल उसका अब भी बहुत सारे डर से घिरा हुआ था, पर अब वो बेदी को बिना किसी डर के हंसता हुआ देखना चाहता था। बेदी भी अब सहज हो रही थी। वो भी कभी सॉस की बोतल से तो कभी टिश्यू पेपर से खेलती हुई राघव से बातें करने लगी। वेटर भी उनका पिज्जा ले आया। राघव ने बिना देर किए पिज्जा पर सॉस लगाकर बेदी की तरफ बढ़ा दिया। बेदी एक पल को असहज हुई, फिर उसने खा लिया। राघव का ध्यान इस वक्त बस खाने पर था। उसके लिए बेदी की भूख ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आसपास के लोग भी उन्हें देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे तो कुछ आश्चर्य में थे तो कुछ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। राघव बिना किसी की तरफ ध्यान दिए खाने और बेदी को खिलाने में मगन था। कभी बेदी के मुंह पर सॉस लग जाती तो वो साफ कर देता, कभी राघव के मुंह पर लगती तो बेदी भी उसी की नकल करके टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ कर देती तो राघव मुस्कुरा उठता, पर उसकी आंखें अब भी उदास थीं और दिल किसी बात को लेकर बेचैन। खाना खाकर राघव बेदी को लेकर आइसक्रीम खिलाने ले गया।
राघव को बेदी के साथ इस तरह घूमना, उसे संभालना, उसका ख्याल रखना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन बेदी को देख करके कभी कभी बेचैन हो जाता, पर वो सर झटक कर फिर से बेदी के लिए मुस्कुराने लगता। बेदी भी जैसे पहली बार घूम रही थी, वो भी बहुत खुश थी। वो भी इस समय को पूरी तरह से जी रही थी, जैसे ये समय फिर कभी वापस ना आए। आइसक्रीम खाते हुए राघव की नज़र उसी के बगल में बने ज्वेलरी शॉप पर गई। वहां शीशे में एक पायल पर राघव की नज़र ठहर गई। आइसक्रीम खाकर वो बेदी को लेकर शॉप पर गया और शॉप वाले से पायल पैक करने को कहा। शॉप वाले ने उन्हें बताया कि इस पर वो नाम भी लिखवा सकते हैं। राघव ने बेदी का नाम लिखने को कहा, पर बेदी ने जिद करके एक पायल पे अपना नाम और दूसरे पे एंजल लिखवाया। घर के पास आकर राघव बेदी को पार्क भी ले गया, जहां बेदी और भी खुश हो गई। दोनों कभी झूला झूलते तो कभी बच्चों के साथ खेलते। राघव भी बेदी की तरह उन सब के साथ बच्चा बन गया। आसपास रहने वाले लोग राघव को इस तरह देखकर हैरान थे, पर अब वो बेदी और उसके रिश्ते को जानते थे, और राघव का ये बदला रूप देखकर उन्हें और यकीन हो गया था। रात को सोते समय राघव के दिमाग में पूरे दिन की बातें घूम रही थीं। वो कभी मुस्कुराता तो कभी उदास हो जाता, उसका मन फिर बेचैन हो जाता। उसने करवट ले ली, तभी राघव की नज़र बिस्तर के साइड टेबल पर रखे बॉक्स पर गई। ये बेदी को देना तो भूल ही गया। उसने वो बॉक्स उठाया और बेदी के कमरे में गया। बेदी नींद में भी मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता देख राघव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो वापस जाने लगा, पर फिर रुक गया और बेदी को देखने लगा। कुछ देर देखते रहने के बाद वो बेदी के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया और बॉक्स में से पायल निकालकर उसके पैरों में पहना दिए। उसे ठीक से चादर उड़ाकर उसने एक बार उसके सिर को सहलाया। मेघ के अलावा कोई मेरा अपना नहीं है। माँ बाप भी मेरे अपने नहीं थे, और तुम पता नहीं कैसे इतने ही दिनों में मेरे लिए बहुत अनमोल हो गई हो। मेरी इतनी अपनी हो गई हो कि तुम्हें खोने से डरने लगा हूँ बेदी, उसने धीरे से खुद से कहा, और दरवाजा लगाकर अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश के बाद वो सो ही गया। शाम को तुम्हारे मेघ भैया के यहाँ जाना है, ओके, तैयार रहना, राघव बेदी को निवाला खिलाते हुए बोला। दोनों नाश्ता कर रहे थे और हमेशा की तरह राघव ही बेदी को खिला रहा था। और हाँ, वो वाले, राघव अटकते झिझकते हुए बोला। तो बेदी ने उसकी तरफ देखा। नए कपड़े पहन लेना, राघव ने जोर से आंखें बंद करके आखिर कह ही दिया। उसे बोलने में अजीब सी शर्म आ रही थी। ओके एंजल, बेदी खुश होकर बोली। मैं भी ना, किसके सामने शर्मा रहा हूँ, राघव कुर्सी से उठता हुआ खुद से ही बोला। बेदी जल्दी करो, कहा था ना मैंने तैयार होकर रहना, पर तुम्हें इन लोगों से फुर्सत मिले तो ना, राघव ने चिढ़कर सीरी और मीकू को देखते हुए कहा। राघव जब शाम को वापस आया तो बेदी खेलने में ही लगी हुई थी। राघव ने डांटकर जल्दी से उसे नहाकर तैयार होने भेज दिया। बस आती हूँ, बेदी कमरे से चिल्लाई। तुम, राघव फिर कुछ झल्लाते हुए कहने को हुआ, पर उसके आगे के शब्द गले में ही रह गए। बेदी उसके सामने थी, उसका पसंद किया हुआ लाल घेर वाला सूट, जिस पर धोती सलवार भी पहनकर अपने कंघी करके खुले बालों में बेदी उसकी कल्पना से भी प्यारी लग रही थी। उसके गोल चेहरे पर वो सूट कुछ ज्यादा ही जच रहा था। राघव बस उसे देखता ही रह गया। वो कुछ कुछ बोल भी रही थी जो राघव को सुनाई नहीं दे रहा था। उसे तो बस बेदी का बोलते वक्त हंसना और हंसते हुए होठों और उसके गालों के बीच पड़ते गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसका दिल बिना बात एक बार रुककर फिर से तेजी से धड़कने लगा। एंजिल, आप सुन भी रहे हैं? बेदी कमर पर हाथ रखकर जब राघव के सामने खड़ी हुई, तब राघव को होश आया। हाँ हाँ, बोलो, वो नजरें चुराते हुए बोला। ओफो, मैं कह रही हूँ सीरी भी हमारे साथ जाएगा मेघ भैया से मिलने। बेदी अपना माथा पीटते हुए बोली। चलो अब, वो अपने आप को सामान्य करता हुआ बोला। बेदी भी सीरी को गोद में और एक हाथ में मीकू को लिए उसी के पीछे चलने लगी। राघव ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर गाड़ी चलाने लगा। पर उसका मन बार बार बेदी को देखने को हो रहा था, और बेदी, वो सबसे बेखबर, सीरी को बाहर के दरवाजे के नज़ारे दिखाने में लगी थी। रास्ते भर में राघव ने खुद को संभाल ही लिया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। दोनों गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर पहुंचे। राघव ने डोरबेल बजाई तो मेघ ने दरवाजा खोला। अरे आओ आओ, और थोड़ी देर से आते ना तो अनन्या मेरे बाल नोच लेती, मेघ ने दरवाजा खोलते ही कहा।
कुछ भी हाँ। एक 25-26 साल की लड़की सामने आते हुए नाराजगी से बोली, कैसे हो राघव? वो राघव के साइड से गले लगते हुए बोली, एकदम ठीक, तुम कैसी हो? राघव मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम लोग हटो भी, खास मेहमान को आने दो पहले। अनन्या के कुछ कहने से पहले ही मेघ दोनों को साइड करते हुए बेदी की तरफ बढ़ते हुए बोला, जो राघव के पीछे खड़ी थी। अरे वाह, तुम तो सीरी को भी लेकर आई। उसने सीरी को गोद में लेते हुए खुशी से कहा। बेदी मुस्कुरा दी। एक ही बार मिले हो तुम इससे? लड़की ने कहा। हाँ, तो है ही इतनी प्यारी कि इसे एक बार भी कोई देख ले तो अपनी सी लगने लगे। मेघ ने बेदी की ठुड्डी पकड़कर राघव की तरफ देखते हुए कहा, जो बेदी को ही देख रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे भी तो मिलवाओ अब। लड़की हंसते हुए बोली, यही बेदी है, और बेदी, ये अनन्या है तुम्हारी भाभी। मेघ ने दोनों को मिलवाया। नमस्ते भाभी। बेदी दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए बोली। सब हंस पड़े। बेदी सबका मुंह देखने लगी। नमस्ते, अनन्या ने उसके गाल खींचकर कहा। मेघ ने बताया था तुम्हारे बारे में। राघव मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था बेदी का सबसे मिलना। सब सोफे की तरफ बढ़ गए। राघव ने बेदी का हाथ पकड़ रखा था और बेदी पूरे घर को देखने में लगी हुई थी। बहुत प्यारी है, अनन्या राघव के बगल से निकलते हुए शरारत से बोली। राघव शर्मा कर इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्यों इस बात पर शर्मा रहा है। सब लोग बातों में लग गए। तीनों अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए बातें कर रहे थे। राघव का ध्यान अब भी बेदी पर ही था और सीरी पूरे घर के कोने कोने में सूंघ सूंघ कर घूम रहा था। मेघ का ध्यान उस पर गया कि तभी मेघ भैया, आप चीटिंग करते हो? बेदी ने मेघ से धीरे से रहस्यमयी तरीके से पूछा। चीटिंग? तीनों असमंजस से उसकी ओर देखने लगे। हाँ, जिन लोगों के घर इतने बड़े होते हैं ना, वो चीटिंग करते हैं, ऐसा मेरी दीदी बोलती थी। बेदी अपनी भौहें ऊपर से नीचे घुमाते हुए बोली। उसकी बात पर और बोलने के तरीके पर सब हंसने लगे। बेदी नाराजगी और असमंजस से सबको देखने लगी। हे, कोई नहीं हंसेगा मेरी बेदी पर, मेघ ने झूठे गुस्से से कहा। बेदी, ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसे मैंने नहीं बनवाया, और चीटिंग तो तब करूंगा ना जब तुम्हारी ये हिटलर एंजल करने देंगे, मेघ ने बेदी से कहा। पू पू, बेदी ने बोलने की कोशिश की। पुश्तैनी मतलब ये मेघ के दादा ने बनवाया था, राघव ने बेदी को समझाया। ओ अच्छा। बेदी पूरे घर में नजर घुमाते हुए गंभीरता से बोली। सब मुस्कुरा दिए। कुछ देर में सबने खाना खाया। राघव यहाँ भी बेदी को कुछ खिला रहा था। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। काश बेदी नॉर्मल होती। एक गहरी सांस लेकर अनन्या ने मेघ से दोनों को देखकर कहा। हम, मेघ कुछ सोचते हुए बोला। कुछ देर में सब लोग फिर से सोफे पर बैठे थे। टेबल पर आइसक्रीम के बॉल थे। तभी बेदी ने अनन्या को अपनी छोटी उंगली से इशारा किया। अनन्या उसे लेकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? राघव ने दोनों को उठते हुए देखकर पूछा। वॉशरूम, अनन्या ने कहा और बेदी को लेकर चली गई। अनन्या आगे चलती हुई बेदी से बातें कर रही थी। जब थोड़ी देर चलते रहने के बाद बेदी का कोई जवाब नहीं आया और साथ ही उसने महसूस किया कि अब तक आ रही पायल की आवाज़ अचानक रुक गई है, तो वो पीछे मुड़ी, पर बेदी वहां नहीं थी। उसने सब जगह देखना शुरू किया, पर वो कहीं नहीं दिखी। वो घबराकर जल्दी से मेघ और राघव के पास पहुंची और उन्हें सब बताया। राघव की सांसें रुक गईं। कुछ दिनों से उसे वैसे भी बेदी को खो देने का ख्याल खाया जा रहा था। वो पागलों की तरह बेदी को ढूंढने लगा। बाकी दोनों भी ढूंढने लगे। घर बड़ा था, वे सब कमरों में भी चेक करने लगे। बेदी बेदी, देखो, मस्ती बंद करो, जहाँ छुपी हो अभी के अभी बाहर निकलो। राघव बेचैन सा हर तरफ ढूंढता हुआ चिल्लाकर बोला। घर पर भी बेदी इसी तरह छुपकर राघव को परेशान करती थी। बेदी, सुना नहीं तुमने? प्लीज बाहर आ जाओ, चिंता हो रही है अब तुम्हारी। राघव तड़प कर बोला। वो घबराहट में पसीना पसीना हो चुका था। उसका दिल घबराहट में तेजी से धड़क रहा था। बाकी दोनों भी उसे ढूंढने में लगे हुए थे। सब लोग बाहर भी देखा है, पर बेदी कहीं से आवाज नहीं दे रही थी। राघव एक बार और घर में गया। हर जगह अच्छी तरह से देखने के बाद भी वो बेदी को ढूंढ नहीं पा रहा था। एक जगह रुककर उसने खुद को शांत किया, अपने चेहरे का पसीना पोंछा। कहीं नहीं जाएगी वो, यहीं कहीं होगी। उसने अपने दिल पर थपकी देकर खुद को समझाया। तभी उसे अपने चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने दाईं तरफ का दरवाजा खुला हुआ था। वो उस तरफ को बढ़ गया और एक बड़ा सा गार्डन था जो घर के पिछले हिस्से में था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद
उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से उस तरफ बढ़ा। एक तरफ ढेर सारे जुगनू उड़ रहे थे। बेदी उछल उछल कर जुगनुओं को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। राघव ने जैसे ही उसे देखा, वो उसके पास गया। एंजल देखो ये, बेदी ने राघव को देखते ही बोली। चुप, एकदम चुप, राघव ने तेज आवाज में कहते हुए उसे अपनी ओर खींचकर जोर से गले से लगा लिया। कुछ देर वैसे ही रहने के बाद राघव ने अपना सर ऊपर किया और मुंह से सांसें छोड़ी और दोबारा आंखें बंद कर लीं। इतनी घबराहट के बाद बेदी के मिलने के सुकून से उसकी पलकें भीग गईं। मेघ और अनन्या भी वहां आ गए थे। मेघ ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी तो वो बेदी से अलग हुआ। सब समझ गए थे कि बेदी जुगनुओं के पीछे यहाँ आ गई थी और सब लोग उसे आगे या फिर घर में ही ढूंढ रहे थे। मेघ ने रात बहुत हो जाने का बोलकर उन दोनों को अपने घर ही रोक लिया। राघव चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। बेदी भी उसे देखकर शांत थी। अनन्या बेदी को लेकर जाने लगी तो राघव ने उसकी तरफ देखा। मैं हूँ बेदी के साथ, डोंट वरी, अनन्या ने कहा। राघव ने सर हिला दिया। अनन्या ने जाते जाते मेघ को आंखों से इशारा किया तो मेघ ने पलकें झपका दी। कुछ देर बाद राघव और मेघ कमरे में थे। मेघ सो चुका था पर राघव की आंखों में नींद नहीं थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब राघव को नींद नहीं आई तो वो छत पर चला गया। वो सामने काले आसमान से बिखरे छोटे छोटे चमकते सितारों के बीच का चांद देखने में लगा था। तभी उसे अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो मेघ था जो सामने देख रहा था। वो भी वापस सामने देखने लगा। अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है? मेघ ने सामने देखते हुए ही पूछा। पता नहीं क्यों यार, पर कुछ दिनों से बेदी को खो देने का डर लगने लगा है, ये जानते हुए भी कि वो अब फिर भी एक बेचैनी सी है दिल में। और आज तो उसने एक गहरी सांस ली। तू बेदी से प्यार करने लगा है? राघव ने कुछ नहीं कहा। वो भी अब अपनी भावनाओं को समझ चुका था। वो वैसे ही खड़ा रहा। एक बार फिर सोच ले, उससे तुझे शायद ही कुछ मिले। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तूने अनन्या से प्यार सोच के किया था, और रही बात बेदी की, तो मैं उसे बस हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। वो बस मेरे पास मेरे साथ रहे, उससे मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अनन्या और बेदी में फर्क है राघव, इतना तो तू समझ ही रहा होगा। इसीलिए एक शादीशुदा इंसान, एक दोस्त और बेदी का भाई होने के नाते तुझसे कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा है तुझसे, मैं खुद को सारी सिचुएशन के लिए तैयार करके ही इस बारे में आगे बढ़ूंगा। मैं उस बात पर अब भी कायम हूँ। हम कुछ देर के बाद दोनों कमरे में आकर वापस सोने की कोशिश करने लगे। अरे बेदी रुको, बेदी स्टॉप इट, राघव शर्माते झल्लाते हुए बोलता जा रहा था और बेदी उसके चारों तरफ भागते हुए सीढ़ी को पकड़ने में लगी हुई थी। वो सीढ़ी को पकड़ने के चक्कर में कभी कभी राघव को भी पकड़कर घुमा देती या उसे छूकर निकल जाती। राघव उस वक्त नहाकर निकला ही था, इसीलिए उसने बस लोअर पहना हुआ था। बेदी के छूने से बेदी को कोई फर्क भले ही ना पड़ रहा हो, पर राघव को ये छुअन अलग ही बेचैनी दे रही थी। अब ये रोज का था। बेदी और सीरी राघव के पूरे घर में ऊधम मचाए रहते थे। राघव को भी अब जब समय मिलता तो वो भी सबके साथ खेलने में लग जाता, जिससे उसका सारा तनाव दूर हो जाता। पर आज तो ये दोनों सुबह से ही शुरू हो गए थे। सीरी रुको तुम, बोलते हुए जैसे ही बेदी सीरी की तरफ बढ़ी, वैसे ही उसका पैर नीचे गिरे तौलिए में उलझ गया, जो बेचैनी और भागदौड़ में राघव के हाथ से छूट गया था। वो गिरती उससे पहले राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर सब इतना अचानक हुआ कि राघव भी संभल नहीं पाया और दोनों ही बेड के कोने पर गिर पड़े। बेदी नीचे तो राघव उसके ऊपर था। राघव की सांसें और धड़कन दोनों तेज हो गईं, इतनी तेज से बेदी की छुअन से बेचैनी हो रही थी। वो अपने चरम पर पहुंच गई और वो बेदी के चेहरे को देखने लगा। बेदी ने अपनी आंखें गिरने के डर से जोर से बंद की हुई थीं और दोनों हाथ राघव के खुले सीने पर थे। राघव कुछ देर उसे देखता रहा, पर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बेदी के माथे को अपने कांपते होठों से छू लिया। बेदी अब भी वैसी ही रही। भौं, सीरी की आवाज पर राघव होश में आया। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। वो जल्दी से उठकर बैठा। बेदी भी उठी और फिर से सीरी की तरफ लपकी। रुको तुम, तुम्हारी वजह से मैं और एंजल दोनों गिर गए, अभी चोट लग जाती ना। बोलते हुए बेदी सीरी के पीछे भाग गई। राघव जो अब तक सर झुकाए था, उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ से चेहरा ढक लिया। ये क्या करने जा रहा था मैं, ये जानते हुए भी कि वो
कैसे कैसे मैं खुद को रोक नहीं पाया। इन्हीं सब के लिए तो मेघ मुझे आगाह कर रहा था और मैं उसने गुस्से से बेड पर एक मुक्का मारा। पर यह सब कितना मुश्किल हो जाएगा, मुझे भी कहाँ पता था। वो अफसोस और गुस्से से अपने बाल नोचते हुए खुद को ही कोस रहा था। उसे खुद के बहकने पर शर्मिंदगी हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और तैयार होकर सीधा बाहर निकल गया। काका, बेदी को नाश्ता करवा दीजिएगा, मुझे जल्दी जाना है, बोलकर वो बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। उसका दम घुट रहा था। वो अभी बेदी का सामना नहीं करना चाहता था। पूरे दिन उसने इसी कश्मकश में बिताया। आज मेघ भी उसके साथ नहीं था जिससे वो बात कर सके। शाम को उसका वापस जाने का मन भी नहीं हो रहा था, पर जाना तो था ही। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। रास्ते में जाते जाते बारिश भी होने लगी थी। अब कहीं रुकना भी संभव नहीं था। वो घर पहुंचा तो बेदी आंगन में दोनों हाथ फैलाए आसमान की तरफ मुंह किए बारिश की बूंदों से खेल रही थी। राघव को गुस्सा आया। खुद भी जरा भी फिक्र नहीं है, बीमार पड़ जाएगी तो। वो उसकी तरफ बढ़ा, पर फिर उसे सुबह का बहकना याद आ गया तो वो रुक गया। उसने काका को जाकर बेदी को भीगने से मना करने को कहा और खुद कपड़े बदलने चला गया। काका, गाना लगाइए, बारिश में डांस करेंगे। राघव बाहर निकला तो बेदी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई। ये लड़की मजाल है, कोई बात बिना डांट के मान ले। सर हिलाते हुए राघव भी बाहर निकला। बिटिया, बीमार पड़ जाओगी, अंदर चलो। काका उसे मना रहे थे, वो भी भीग चुके थे उसे पकड़ने में। बेदी को इतना खुश देखकर राघव का मन नहीं हुआ उसे रोकने का। ऐसा लग रहा था वो पहली बार बारिश देख रही हो। उसने खुद ही गाना लगा दिया और दीवार से टेक लगाकर हाथ बांधे खड़ा होकर बेदी को खिलखिलाते हुए देखने लगा। गाना चलने से काका और बेदी दोनों ने उस तरफ देखा तो राघव ने मुस्कुराते हुए बेदी को डांस करने का इशारा किया। बेदी खुशी से उछल उछल कर नाचने लगी। साथ में काका को भी नचा दिया, वो भी उसके साथ खुश थे। बेदी और काका पागलों की तरह डांस कर रहे थे और राघव दोनों को मुस्कुराकर देख रहा था। डांस करते करते बेदी राघव के पास आई और जब तक राघव कुछ समझ पाता उसने राघव को हाथ पकड़कर आंगन में खींच लिया। राघव बस अपने हाथ जो बेदी के हाथ में था और बेदी को ही देखता रह गया। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बस एक सर पर किस कर देने से मैं गलत नहीं हो गया। ये तो हर रिश्ते में आम बात है और इससे आगे मेरा प्यार खुद ही मुझे नहीं बढ़ने देगा। मुझे इतना भरोसा है अपने प्यार पर। बेदी भी मेरे प्यार को महसूस कर सकती है, तभी तो ना वो रोई और न ही मुझसे दूर भागी। बेदी के लिए मेरा प्यार पाक है, निश्चल है। राघव बेदी को देखते हुए सोच रहा था, जो उसके चारों तरफ घूम घूम कर हंसते हुए डांस कर रही थी। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो भी बेदी के साथ नाचने लगा। दोनों कभी एक दूसरे के आगे पीछे घूमते तो कभी हाथों में हाथ डाले ठुमके लगाते। बारिश के पानी से जैसे मैल धुल जाता है, राघव के मन से भी डर, तनाव, शर्मिंदगी सब धुल गई थी। रात में सोने से पहले राघव हमेशा की तरह बेदी के कमरे की तरफ बढ़ गया, ये देखने कि वो ठीक से सोई है या नहीं। दरवाजा खोलकर उसने बेदी को देखा तो बेदी चादर ओढ़े सिमटी हुई थी और कांप रही थी। वो जल्दी से उसके पास पहुंचा। बेदी, बेदी, उसने उसके माथे को छूकर देखा तो वो बुखार से तप रही थी। बोला था ना भीगने को, पर ये लड़की किसी की सुने तब ना। गुस्से और चिंता से बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे की तरफ भागा। अलमारी से उसने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट निकाला और ड्रॉअर से दवाइयां लाकर बेदी के पास गया। वो एक पुलिस वाला था, खुद भी ऐसे हालातों से गुजर चुका था। बेदी को दवाई देकर उसने ब्लैंकेट से उसे अच्छी तरह से ढका, सर पर ठंडे पानी की पट्टी देने लगा। कुछ समय में उसका बुखार तो कम हो गया, पर ठंड से वो अब भी कांप रही थी। कुछ देर राघव उसके हाथ पैर मसलता रहा, पर जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो वो कुछ देर कसमकस में रहा। पर बेदी की हालत देख उसने एक लंबी सांस खींची और उसके पास जाकर उसे सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में पूरी तरह से छुपा लिया। उसको वो बहुत देर तक खुद से लगाए हुए बैठा रहा। घबराहट से वो खुद भी कुछ पल को कांपता रहा, कहीं बेदी के साथ कुछ गलत ना कर दे। पर कुछ समय में बेदी और उसका दोनों का कांपना कम हो गया। बेदी सुकून से सो गई और वो भी बेदी को देखता रहा। उसे अब खुद पर यकीन हो गया था। वो उसे वैसे ही सीने से लगाई ही सो गया। रात भर वो उसे उठ उठ कर देखता रहा, उसके लिए परेशान रहा। पर बेदी अब ठीक थी, आराम से सो रही थी। राघव ने नींद में महसूस किया जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ फिराया, किसी ने उसके माथे को चूमा। वो अपनी आंखें खोलना चाहता था, पर पूरी रात जागने की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं। कुछ देर बाद उसके दिमाग में अचानक से बेदी का ख्याल आया।
उसने झट से आंखें खोल दी। बेदी उसे पकड़े सुकून से सोई हुई थी। ये ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी ना। उसने उसके माथे को छुआ तो वो अब ठीक थी। उसने उसके सर को चूमा और खुद से धीरे से अलग कर उठ गया ताकि उसकी नींद ना खुले। वो अपने कमरे में आकर फ्रेश हुआ और बाहर आकर किचन में नाश्ता बनाने लगा। बेदी भी जाग कर वहीं आ गई। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? राघव ने बेदी से पूछा। एकदम ठीक है एंजल, बेदी मुस्कुराकर बोली। हम जाओ, तुम कमरे में आराम करो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, राघव ने कहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंजल, मैं यही नाश्ता करूंगी। राघव सर हिलाकर वापस काम में लग गया। उसने बेदी को नाश्ता कराया, खुद भी नाश्ता किया और बेदी को दवाई खाने को कहा। वो नखरे करने लगी। रात तो बीमार होने की वजह से खा लिया था, पर अब वो नानुकुर करने लगी। ठीक है, मत खाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और अगर वो तुम्हें सुई लगाएंगे तो रोकूंगा भी नहीं। उसने बेदी को डराया। नहीं, मैं खाऊंगी ना दवाई, इसमें क्या है? बेदी डर से बोली और जल्दी से दवाई खा ली। राघव अपनी जीत पर मुस्कुरा दिया। उसने उसे थोड़ा सा जूस भी पिला दिया ताकि दवाई की कड़वाहट बेदी को ना लगे। काफी देर हो जाने पर भी काका नहीं आए थे। राघव ने उन्हें फोन किया तो काका ने कहा उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। राघव ने कहा कि वो आए उनके पास, पर काका ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। राघव ने कहा ठीक है, अपना ख्याल रखिए और फोन काट दिया। राघव ने आज घर पर ही रहकर बेदी का ध्यान रखने का फैसला किया, पर तभी उसका फोन बजा। कमिश्नर सर का फोन था। उन्होंने उससे बताया कि आज थाने में कैदियों के रखरखाव आदि को देखने के लिए इंस्पेक्शन टीम आ सकती है, जिसके लिए राघव का थाने में होना जरूरी है। ये लो, अब कैदियों को सही सलामत देखने के लिए भी इंस्पेक्शन टीम बनाई जा रही है। इतना ध्यान अगर आम नागरिकों पर दिया जाए तो क्या बात है। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कहीं फोन लगाया, जो लगा नहीं। कुछ सोचकर उसने मेघ को फोन लगाया। हाल चाल पूछकर उसने बात आगे बढ़ाई। काम हुआ? राघव ने पूछा। हम तू सही था राघव, इस सांदबी के लिंक जुड़े हैं यहाँ कश्मीर में। हम शक तो नहीं हुआ किसी को तुझ पर? 1% भी नहीं, तू चिंता मत कर। अच्छा, ये अनन्या का फोन नहीं लग रहा है, घर पर है वो? क्यों, कुछ काम है? मुझे तू बताना, है या नहीं वो घर पर? वो राघव, वो घर पर नहीं है। तो कहाँ है? और तू घबरा क्यों रहा है? तू डांटेगा तो नहीं? पीटूंगा भी, बोल जल्दी कहाँ है? यार देख, वो ही जिद कर रही थी, मैंने तो मना भी किया पर वो मानी नहीं और वो मेरे साथ आ गई। क्या तू पागल है? मेरे मना करने पर भी बेदी का हवाला देकर तू जाने की जिद की और तू अपने साथ अनन्या को भी ले गया, जानते हुए भी कि वहाँ खतरा है। यार मैं क्या करता, वो मान नहीं रही थी। और तो और, अपनी कसम देकर उसने तुझे बताने को मना भी किया था। अब मुझे भी थोड़ा लालच आ गया। साथ में तो वैसे भी कम टाइम मिलता है हम दोनों को, और यहाँ का तो काम भी खत्म हो चुका है। अब तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वहाँ काम करने गया था या घूमने? इसे मौके पे चौका मारना कहते हैं मेरे भाई। तू नहीं समझेगा। काम क्या था तुझे उससे? कुछ खास नहीं, छोड़ तू। अपना और उसका ध्यान रख। ओके सर, कहकर मेघ ने हंसते हुए फोन रखा। राघव भी मुस्कुरा दिया। उसे उन दोनों की चिंता थी, पर यह जानकर कि काम खत्म हो चुका है और अब उन पर कोई खतरा नहीं है, उसने राहत की सांस ली। एंजल काका क्यों नहीं आया अभी तक? बेदी ने आकर मासूमियत से पूछा तो उसने बेदी की तरफ देखा। उनको कुछ काम है, आज वो नहीं आएंगे, राघव ने कहा। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अच्छा, वो उदासी से बोली। तभी कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। एंजल, हम तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी, है ना? व्हाट? नो, बिल्कुल नहीं। एंजल, तो क्या मैं यहाँ अकेली रहूंगी? मुझे डर नहीं लगेगा कि अकेले? बेदी, वो पुलिस स्टेशन है, कोई पार्क नहीं। और पता भी है वहाँ कितने सारे पुलिस वाले होंगे। तुम्हें जेल में डाल देंगे तो मेरे एंजल मुझे बचा लेंगे। नो बेदी, जिद नहीं करते, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। एंजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। अब देखिए, बोलते हुए बेदी ने एक हाथ राघव के माथे पर तो दूसरा अपने माथे पर रखा, जैसे कह रही हो हम दोनों का तापमान बराबर है। राघव ने मुस्कुराते हुए मुंह फेर लिया। एंजल, अगर आप मुझे नहीं लेकर गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बेदी ने एक हाथ को कमर पर और दूसरे हाथ को उल्टा कर माथे पर रखकर नौटंकी करते हुए कहा। राघव उस वक्त पानी पी रहा था। उसके मुंह से पानी का फब्बारा निकल गया और वो जोर से हंस पड़ा। हो एंजल, आप हंस रहे हो? उस दिन टीवी में उस आंटी ने कहा था ना, तो उसका दोस्त रोने लगा था। हम समझ गया। क्या समझे? यही
कि काका से बोलकर तुम्हारा टीवी देखना कम करवाना पड़ेगा। एंजल, बेदी, अब जाओ, उसने उसे आदेश दिया। और हाँ, तैयार हो जाना। सच्ची? ये बेदी खुशी से कमरे में भागी। राघव के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। और आसपास के लोगों का असली चेहरा वो उसी दिन देख चुका था, और किसी को अपने थाने से बेदी के साथ रखने का वो सोच भी नहीं सकता था। उसने देखा था किसी भी लेडी का उसके थाने में आना, और हर किसी का उसे घूर कर देखना। वो उस वक्त तो उन लोगों को घूर कर डरा देता था, पर उनके मन को साफ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने बेदी को साथ ले जाने का फैसला कर लिया। वो उसे अपने केबिन में आराम से रख सकता था, क्योंकि चेकिंग जेलों की होने वाली थी, पुलिस स्टेशन की नहीं। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।